Chapter 4 for and on behalf of ICBI, welcoming all of you once again, and more particularly our Honorable Minister, Honorable Union Cabinet Minister for Jal Shakti, Sri Gajendra Singh Shekhawat amongst us. I am sure his words of wisdom in unfolding the various parameters as spelled out by the Honorable Finance Minister in the Union Budget speech of 2021 will go a long way and enable each one of us, all the members present over here, the guests present over here, to hear the pearls of wisdom from Honorable Union Minister. Sir, I take this honor and privilege to welcome you once again for and on behalf of our chamber. I would request all the present to carry a warm round of applause for our beloved Minister. Well, friends, the format that we have decided will be such. There will be some questions that we are floating straight to our beloved Minister. You will hear his views on each and every subject that we have picked up this evening, followed by his talk at the end of this deliberation, and then we all join for a sumptuous dinner. So I'm sure, sir, we'll have a very lovely time with you, and I'm sure the members will be benefited to a large extent. Coming to the business per se, right away, so the present scenario in which the budget has been prepared with an eye towards curtailing the fiscal deficit, this is कि दुनिया ने एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज अभी झेला है। पूरा 2020 का साल पूरे विश्व के लिए उसी की भेंट चढ़ गई। चर्चा, चिंता, असमंजस, उहापोह की स्थिति पूरे विश्व भर में थी, और जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। अगर वैश्विक परिदृश्य में देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका से लेकर के यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी या G20 जो दुनिया की लगभग इकोनॉमी का 85% जो विदहोल्ड करती है, वो सारी इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। सो हिंदुस्तान में भी वही चुनौती थी, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती भारत में थी कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, और उससे भी बड़ी चुनौती हमारे इसलिए थी कि देश के 80 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको इस कोरोना की आपदा के कारण से भोजन का भी संकट सामने पैदा हो गया। ऐसी विकट परिस्थिति में जब देश ऐसे किसी चैलेंज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, तुलना करके देखें दुनिया भर में मुझे लगता है उसके बाद में मैं 4-5 क्वेश्चन के बाद में मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा कम समय बच जाएगा मेरे पास। दुनिया भर के देशों की यदि हम तुलना करें, दुनिया के ऐसे 15 देश जिन 15 देशों में कोरोना की आपदा का सर्वाधिक प्रभाव हुआ, अमेरिका से लेकर और यूनाइटेड अरब अमीरात, उसमें से भारत को अलग बाहर निकाल दीजिए, बाकी बचे हुए 14 देशों की आबादी 140 करोड़ और हिंदुस्तान की आबादी लगभग 136 करोड़। कल मैं एक कार्यक्रम में था, मैंने वहां कहा कि ये मैं 2011 के आंकड़ों के बाद में 2021 की जो है अभी सेंसस नहीं हुआ है, इसलिए मैं अंदाज से बता रहा हूं। हो सकता है इसमें कुछ ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि बंगाल में तो आबादी ऐसे बढ़ रही है कि पता भी नहीं चला। मैं भी, क्योंकि मुझे आजकल बंगाल में चुनाव के निमित्त काम करने का अवसर मिला है, एक विधानसभा में गया था। मैंने जब उस विधानसभा के हिस्टोरिकल आंकड़े निकाले, डेमोग्राफी बैलेंस के आंकड़े निकाले, तो मुझे पता लगा कि 1990 में जहां एक वर्ग विशेष के 18% मतदाता थे और 68% हो गए। मैं जितनी विज्ञान समझता हूं उसके हिसाब से तो यह संभव नहीं है, पता नहीं कौन से विज्ञान से यह चमत्कार यहां हो गया है, लेकिन आप और मैं सब जानते हैं, उसमें अभी नहीं जाना चाहता। 136 करोड़ लोगों का देश भारत, वो 14 देश कौन से? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, इटली और वहां से लेकर के यूनाइटेड अरब अमीरात, सब देश जिनके पास में रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अदर वे अराउंड आल्सो, जो सारे डेवलप्ड नेशन, जो सारे अपनी आर्थिक ताकत का गर्व पूरी दुनिया में करते हैं, ऐसे सारे देश
140 करोड़ लोगों के जीवन को बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमीज को बचाने के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ हम अकेले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने राज्य सरकारों के सहयोग से उनको साथ लेकर के उतनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़े। कल्पना कीजिए, तुलना करके देखिए कितना बड़ा फर्क था। निश्चित रूप से हमने अपने बहुत सारे साथियों को खोया। हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके, मैं श्रद्धा व्यक्त करना चाहता हूं उनके लिए, अपनी जान में को जोखिम में डाल करके भी हम सबके जीवन को बचाने के लिए काम किया। लेकिन अगर उन्हें बचे हुए 14 देशों से तुलना करके देखें, हमारे यहां रेट ऑफ कैजुअलिटी कितना कम था, हमारे यहां रेट ऑफ रिकवरी कितना ज्यादा था। मुझे याद है जब कोरोना की आपदा आई थी और लॉकडाउन इम्पोज हुआ था, उससे पहले से अब जब तैयारी शुरू की थी, देश के हालात क्या थे हम सब ने सुना होगा। एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, एक भी मास्क नहीं बनता था देश में। हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड N95 मास्क बनाती थी गिनती के डॉक्टर्स के लिए। और मुझे याद है जिस दिन पहली बार कैबिनेट में कोरोना जब चाइना को हिट करके चाइना से बाहर निकल रहा था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हम सब कैबिनेट में जब बैठे थे तो उन्होंने कहा था सबको मास्क लगाना चाहिए, पर ये डॉक्टरों के उपयोग का मास्क तुम लोग लगाना मत शुरू कर देना। मतलब N95 मास्क की इतनी कमी थी कि कैबिनेट के लोग भी न लगाए, ये अपेक्षा। देश के लगभग 30% जिलों में, जिला अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं, ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन की सुविधा देश के 40% अस्पतालों में नहीं। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं, उससे नीचे तो कोई व्यवस्था ही नहीं। उतनी गंभीर चुनौती देश में कुल मिलाकर के एक लेबोरेटरी में टेस्ट हो रहा था, नेशनल वायरोलॉजी लेबोरेटरी पुणे में टेस्ट हो रहा था, वहां से खड़े होकर के हम कहां पहुंचे। इतनी बड़ी चुनौती के होते हुए भी हमने जिस कुशलता के साथ में इस आपदा का सामना किया, वो निश्चित रूप से उसके बाद में हम दुनिया के सामने एक रोल मॉडल बनकर के उभरे। वैक्सीन के नाम पर बहुत सारी राजनीति भी थी, उसको पॉलिटिकल पार्टी के साथ में जोड़ने का भी प्रयास किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अभी एक परंपरा सी बन गई है कि जिस किसी अवसर पर भी देश गर्व महसूस कर सके, देशवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके, उसमें कहीं संदेह खड़ा करने का प्रयास राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कुछ लोग करते हैं। दुनिया भर में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दुनिया में जब पूरे विश्व में दौड़ चल रही कि कौन वैक्सीन पहले बनाएगा, हमने दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन बनाने वालों की सूची में अपने आप को रजिस्टर किया। और उसके साथ साथ में जो दूसरा विषय है कि हमने सबसे कम कॉस्ट की वैक्सीन बनाई, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनाइजेशन ड्राइव शुरू किया। और कल मैं जयशंकर जी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जब उनकी बात सुन रहा था व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, दुनिया के 15 देशों को हम ऑलरेडी वैक्सीन दे चुके और 25 देश क्यू में खड़े हैं। क्यू में किसके पीछे? भारत सरकार के पीछे, इस आग्रह के साथ में कि जिस कॉस्ट पर भारत सरकार वैक्सीन खरीद रही है उसी कॉस्ट पे हमको भी दिलाएगा। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्ट आधार पूनावाला साहब की कंपनी से जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो सब अलग है। दुनिया के हमने कितने 50 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डायरेक्टली दिया था, उनके माध्यम से पता नहीं कितने जगह पहुंची होगी। हम सब लोगों के लिए सम्मान का विषय था कि हमने इसको बेहतरी के साथ में प्रबंधन किया। लेकिन इसके साथ साथ में इकोनॉमी, जब दुनिया के सारे देश इस आपदा से जूझ रहे थे, सबने अलग अलग दृष्टि से इस आपदा को लिया। कुछ देश ऐसे थे उन्होंने जीवन को बचाने को प्राथमिकता दी, और ट्रंप साहब के नेतृत्व में अमेरिका जैसे देश कुछ ऐसे थे जिन्होंने केवल इकोनॉमी के दृष्टिकोण से कि इकोनॉमी पे मिनिमम इम्पैक्ट हो, उस दृष्टि से काम किया। आज उन्हीं 15 देशों की इकोनॉमी, जो बड़े 15 इकोनॉमीज है देश में, दुनिया में, उनको आप असेस करके देखिए, आप पाएंगे कि दुनिया में सबसे तेजी से रिकवरी अगर किसी एक इकोनॉमी ने की तो वो भारत ने की। और आप लोगों ने निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ा योगदान किया। मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। देश के सामान्य कामगार मजदूर से लेकर के देश के उद्योगपतियों ने, देश के ट्रेड एंड कॉमर्स के लोगों ने, सबने मिलकर के जिस ताकत के साथ में काम किया और सरकार के भरोसे पर, सरकार के द्वारा दिए गए सहयोग की ताकत के दम पर वापस इकोनॉमी को रिवाइवल किया। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता कि इसकी इकोनॉमी क्योंकि किस तरह से हैंड होल्डिंग किया, आप सब लोगों को निश्चित रूप से जानकारी है। लेकिन निश्चित रूप से वी शेप रिकवरी, अगर इकोनॉमी रिवाइवल के, इकोनॉमी के असेसमेंट के किसी भी पैरामीटर इंडिकेटर पे देख लीजिए, चाहे पीएमआई की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे एक्सपोर्ट के आंकड़ों की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे टैक्स कलेक्शन की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे फ्रैक कलेक्शन की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे हाइड्रोकार्बन फ्यूल एंड पावर के कंजम्पशन की दृष्टि से देख लीजिए,
हर दृष्टि से भारत ने अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ रजिस्टर की और लास्ट ईयर के जो है लास्ट क्वार्टर और जो 2020 का जो आखिरी क्वार्टर था, इन दोनों का विजय आप तुलना करके देख लीजिए, हमने न केवल रिकवर किया, अब तो बूस्ट किया। ये दुनिया में केवल एकमात्र भारत ने किया। लेकिन इसके बाद में इस बजट से जहां से मैंने शुरू किया वहीं वापस लेकर के आता हूं। लोग कल्पना करते थे कि दिस टाइम द बजट विल बी वी फॉर वेंडेगा। पूरी शेयर मार्केट इसको एक्सपेक्ट करते हुए आपने देखा होगा कि बजट से पहले सही कर रहा है। सब लोग ये अपेक्षा करते थे, जहां से अभी विकास जी ने बात शुरू की कि हमारी इकोनॉमी 7% से ज्यादा कंट्रैक्ट हो गई थी, हमारी ग्रोथ जो है वो इस ड्रास्टिकली 27% तक गिरी थी, एक्सपोर्ट मिनिस्क्यूल लेवल पर आ गया। उसके बावजूद सब लोग अपेक्षा कर रहे थे कि जब फिस्कल डिसिप्लिन जो सरकार ने हमेशा रखा है, माननीय मोदी जी जब सरकार में है तो उससे पहले हिंदुस्तान में फिस्कल डिसिप्लिन पे कभी बात ही नहीं होती। जब जहां जैसा जिसको सहूलियत है, जिस तरह की आवश्यकता है, चुनाव सामने आ रहे हैं तो चुनाव की दृष्टि से जो कुछ निर्णय करना फिस्कल डेफिसिट के कभी प्लान नहीं किया गया। लेकिन 2014 का अगर बजट भाषण आप लोगों को अरुण जेटली जी का स्मरण हो, आप निश्चित रूप से याद करिएगा, कभी नहीं तो इंटरनेट में उठा करके देखिएगा। उस दिन सरकार ने पहले बजट भाषण में कहा था कि हम फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे देश में और इसको 3.5% तक लाएंगे और सक्सेसफुली वी हैव डन। और उसके बाद में अब जब ये आपदा आई थी तब सब सोचते थे कि अगर फिस्कल डेफिसिट को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए उस प्रिंसिपल पर सरकार खड़ी रहेगी, दिस टाइम बजट विल बी वी फॉर वेंडेगा। एक्सेस बढ़ेंगे, सरकार का खर्चा कम होगा और दोनों ही परिस्थितियों में निश्चित रूप से हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो हैम्पर होगी। और भारत को जिस लक्ष्य पर ले जाने का कमिटमेंट लेकर के माननीय मोदी जी 2014 से काम कर रहे हैं कि हम दुनिया का शक्तिशाली देश बनाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, देश को नया भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, इस लक्ष्य को लेकर के जो मोदी जी चल रहे हैं उसके लिए इसके अलावा कोई राहमार्ग नहीं दिखता है। लेकिन हमारे प्रिंसिपल, देश की, हमारा सिद्धांत, हमारी कमिटमेंट जो है वो देश के विकास की दौड़ में बाधा न बने, इस दृष्टि को देखते हुए हमने फिस्कल डेफिसिट को अलाउ किया और आगे का ये भी जो है हमेशा के लिए नहीं, उसका भी क्लियर कट रोड मैप आगे दिया कि अगले 5 साल में किस तरह से वापस उसको 3.5% से लेकर के आएंगे। मुझे लगता है कि किसी बजट में अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक कभी किसी बजट में वापस आगे कैसे रिकवर करेंगे उसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई होगी। सरकार ने देश के व्यापक हित को देखते हुए फिस्कल डिसिप्लिन के साथ में कॉम्प्रोमाइज भी किया, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बजट के साइज को बढ़ाया और बजट के साइज को भी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट, आप सब लोग इकोनॉमिक्स से और से जुड़े हुए लोग हैं, जब ऐसी तकलीफ आती पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्चा करे, ये सरकार से उम्मीद होती है। सरकार ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है उसके ऊपर 100 लाख करोड़ रुपए की उस पर पूरी ताकत से आगे बढ़ने का कमिटमेंट देश के सामने रखा। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में जब देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचेगा और जब कोई आप में से कोई, आपके जैसा कोई देश के आर्थिक परिदृश्य के बदलने का इतिहास लिखेगा तो इस बजट का उल्लेख जरूर करेगा उसमें। दिस इज गोइंग टू बी अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक रिवोल्यूशन ऑफ द कंट्री। थैंक यू। So those were the opening remarks, and I think as an opening batsman, Honourable Minister has batted very well in this arena of T20. Sir, taking it forward, you very rightly mentioned that we've been able to address the fiscal deficit issue, and we are talking of curtailing the fiscal deficit in these tough times. Taking this forward, there has been a thrust and push towards capex that you rightly mentioned about infrastructure. There has been no increment in tax rates, so this is no negative news budget. It's termed as progressive and pragmatic. Now, may I maybe have your attention on a couple of core areas on which this budget is hindering upon, especially health and well-being, infrastructure and inclusive growth, and maximum governance. So these are some of the pillars on which Honourable Finance Minister has gone on record. We would like to hear from you, sir, on these aspects as well. धन्यवाद विकास जी। जहां मैंने छोड़ा था वहीं से मुझे लगता है कि मुझे आगे बात करने का अवसर आपने दिया। देखिए, 6 प्रिंसिपल्स पर, 6 पिलर्स पर माननीय वित्त मंत्री जी ने, जैसा आपने कहा, बजट को शुरू किया और सबसे पहले हेल्थ पर, जो मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं।
माननीय मोदी जी का कमिटमेंट था कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, मैं एक बार चाहूंगा कि हम सबको निश्चित रूप से उसको वापस देखना चाहिए। जब 2014 में देश ने दुनिया में कोई भी शख्स, दुनिया में कोई भी सेफोलॉजिस्ट, दुनिया में कोई भी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को स्टडी करने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कोई भी उस समय इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि हिंदुस्तान में एक पार्टी को पूरा बहुमत मिल सकता है। मुझे याद है जब 2008-9 के समय में राज ठाकरे साहब ने मुंबई में उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। आप में से भी बहुत सारे लोगों को स्मरण होगा कि मराठी में दुकान पर नाम लिखना पड़ेगा। उत्तर भारतीय जो दूध वाले से लेकर के ऑटो रिक्शा वाले तक सबके साथ में किस तरह का वेंडेटा किया। उस समय मैंने एक आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल अंग्रेजी के एक अखबार में छपा था। मैंने उसमें लिखा था कि हिंदुस्तान के अगर साधारण व्यक्तियों से आप देश में अक्रॉस द कंट्री जाकर के यदि पूछें कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो लोग कहेंगे, कोई कहेगा आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है, कोई कहेगा बढ़ता हुआ नक्सलिज्म जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है, कोई भ्रष्टाचार की बात करेगा, कोई हो सकता है उससे आगे बढ़ करके रोजगार की बात करे, कोई जो है हिंदुस्तान की में जिस तरह के इकोनॉमिक जो है टर्बुलेंस है उसकी बात करे, शायद अलग अलग दृष्टि से बात करें। मैंने कहा था अगर मैं एक फेडरल नेशन की तरह भारत को देखूं तो एक फेडरल नेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ता हुआ रीजनलिज्म। और मैंने उसमें लिखा था कि ये महाराष्ट्र की घटना ये केवल इकलौती घटना नहीं है। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में क्या हालात हैं, एक दूसरे को पानी देने को तैयार नहीं है। पंजाब और हरियाणा के बीच में किस तरह के हालात हैं। जम्मू कश्मीर में किस तरह से रीजनलिज्म ने जो है एक्सट्रीमिज्म का रूप ले लिया है। पंजाब ने इतना दंश झेला है। भारत एक फेडरल नेशन होते हुए फेडरल नेशन को सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो रीजनलिज्म से। और ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं पॉलिटिशियंस की वजह से, जिस तरह से रीजनल पार्टीज उदय हुई है उसके कारण से जो रीजनल सेंटिमेंट्स को और ज्यादा ग्रो किया जा रहा है, ये देश के भविष्य के सामने सबसे बड़ा खतरा है। और उसमें मैंने उस समय लिखा था कि इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं। अगर दो रास्ते हो सकते हैं, या तो एक अमेरिका की तरह दो पार्टी सिस्टम हमारे यहां आ जाए तो दो विचारधाराएं आमने सामने खड़ी होगी और उसके बाद में देश तय करेगा कि देश को कौन सी विचारधारा के साथ में जाना है। और या एक कोई ऐसा नेता हिंदुस्तान में आ जाएगा जिसके पीछे पूरा देश खड़ा हो गया। जब मैंने आर्टिकल छपा तो मेरे बहुत सारे मित्र जो मुझे जब मैं लिखता था और जो लोग मुझे फॉलो करते थे, बहुत सारे मित्रों ने मुझे फोन करके कहा, कुछ ने मुझे टेलीफोन किया, कुछ ने ईमेल भी लिखा कि भाई साहब आपकी लगता है आपकी थोड़ी खिसक गई। मैं थोड़े शब्दों में बता रहा हूं, उन्हें इससे भी ज्यादा था कि आप ऐसे सोल्यूशन बता रहे हो जो सोल्यूशन हो ही नहीं सकते। न तो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है, न कभी कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बड़ा चेंज हो सकता है देश में। और जो है हमारे देश के लोकतंत्र में कि दो पार्टी सिस्टम आ जाएगा कभी, और न ऐसा कोई नेता दूर दूर तक हिंदुस्तान में कहीं दिखाई देता है कि पूरे देश में एक जो है सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे उसके पीछे। लेकिन देखिए मित्र, 6 साल बाद में नरेंद्र मोदी जी को देश ने आशीर्वाद दिया, एक पार्टी की पूरी बहुमत की सरकार बनाई। जब 2014 में चुनाव हुआ और माननीय मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसके बीच में उनको औपचारिक मीटिंग होती, एनडीए के घटक दल का नेता चुना गया। नेता तो सर्वमान्य थे लेकिन औपचारिकता होती है कि उनको नेता चुना गया। उस दिन सेंट्रल हॉल में उन्होंने जो बात कही थी वो भाषण गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके देखना चाहिए। उस भाषण में उन्होंने एक लाइन कही कि जब नई सरकार बनती है तो कुछ लोग अपेक्षा करते हैं कि शायद ये सरकार प्रो इंडस्ट्री होगी, कुछ कहते हैं प्रो पुअर होगी, कुछ कहते हैं प्रो फार्मर होगी। उन्होंने कहा था कि हमको देश चलाने का मौका नहीं दिया गया, देश की जनता। ये देश तो 70 साल से और उससे पहले भी अपने आप हमारे ऋषियों मुनियों की पुण्य के कारण से आज भी चल रहा और आने वाले वर्षों में भी चलेगा। लेकिन हमको देश बदलने का अवसर दिया, और देश को यदि बदलना है और जिस मुकाम का भारत वास्तव में हकदार है, तो हमको गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब के जीवन को बदलना होगा और इन सब के जीवन को बदलते हुए देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। शायद उस समय कोई उन लोगों को बहुत एहसास लगा होगा, बहुत सारे लोगों को अगर वो भाषण सुनेंगे तो एहसास लगेगा। लेकिन आज आप 6 साल बाद में, इसीलिए मैं आग्रहपूर्वक आप सबसे कह रहा हूं, 6 साल बाद में आज अगर आप पीछे मुड़ करके देखें और उस भाषण को देखें, क्या किसी देश को बदलने की कल्पना की जा सकती है? भारत जैसे देश को, जिस देश में 35 करोड़ परिवारों के पास में बैंक अकाउंट नहीं,
और भारत के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़े कि हम 100 रुपए बेचते हैं, 15 रुपए धरातल पे पहुंचते? क्या किसी देश से बदलाव की उम्मीद की जा सकती कि वो देश शक्तिशाली देश बनेगा, नया जो है ताकतवर देश बनकर के दुनिया के सामने उभरेगा, जिस देश के 11 करोड़ परिवारों की 60 करोड़ जनसंख्या और 30 करोड़ महिलाओं को, माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़े कि उनके घर में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं? क्या हम ऐसे देश को बदलने की कल्पना कर सकते थे बिना इन चीजों को बदले हुए कि देश में जो है लगभग 8-9 करोड़ लोगों के पास में सामान्य गैस का चूल्हा नहीं हो, उनके जो है आधी आबादी के आधा दिन केवल इसमें जाता हो कि शाम को चूल्हा जलाना और कल सुबह चूल्हा जलाना, इसकी व्यवस्था करनी? क्या देश को बदलने की कल्पना की जा सकती थी कि जब देश के 4 करोड़ जनता के पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, घर में बिजली नहीं आती हो? क्या देश को बदलने की कल्पना की जा सकती थी कि जिस देश के 18,000 पंचायतें अनइलेक्ट्रीफाइड? क्या देश को इन सब हालात के होते हुए कि देश में ऐसे करोड़ों लोग ऐसे हो, 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार हो जिनके पास में सामान्य मकान की सुविधा नहीं, क्या वो देश बदला जा सकता है? और देश में विकास के नाम पर बहुत राजनीति हुई है। हालांकि विकास जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मुझे याद है जब 2016 में अमेरिका में चुनाव हो रहा था, ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंट बने, दुनिया में 2 बड़ी घटनाएं एक ही साथ एक ही दिन में हुई। 8 नवंबर को हिंदुस्तान में डिमोनेटाइजेशन हुआ था और अमेरिका में ट्रंप साहब जीते। उस चुनाव के समय में मुझे अमेरिका में कई बार जाने का अवसर मिला। चुनाव के समय में कुछ नियोजित तरीके से मुझे कई बार वहां जाने का अवसर मिला था, काम करने का अवसर मिला। मैं जब वहां अमेरिका में था, मैंने देखा कि वहां अब की बार डेवलपमेंट के एजेंडा पे चुनाव। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मैं हिंदुस्तान में भी हम डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ते हैं, यहां भी डेवलपमेंट के एजेंडा पे चुनाव हो रहा है। तो मैंने वहां जो हमारी एम्बेसी के अधिकारी थे, मैंने उनसे कहा मैं कुछ गांव विजिट करना चाहता हूं। वो मुझे एक गांव में लेकर के गए। न्यूयॉर्क से कोई 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे गांव था। गांव में गए, दोपहर बाद का शाम का समय था। गांव के बाहर लिखा था डेमोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट। सुबह जब गांव में गया, एक पार्क में लेके गए मुझे। पार्क में कुछ लोग बैठे थे, सामान्य वृद्ध लोग थे, कुछ महिलाएं बैठी थी, कुछ पुरुष भी थे। मैंने पूछा, मैं उनको जाकर के मेरा परिचय कराया गया, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपका गांव देखिए। मैं हिंदुस्तान के, मैं खुद गांव से आता हूं और मैं गांव में, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते और जनप्रतिनिधि होने से पहले भी लगातार मुझे गांव में रहने का अवसर मिला है, गांव में काम करने का, और पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डर पर काम करने का अवसर मिला। हर छोटे छोटे गांव हिंदुस्तान का के साथ में जीने का अवसर मिला, देखने का नहीं, उनके साथ जीने का अवसर मिला। गांव में गए, गांव में सुंदर एक स्कूल बना हुआ था, फर्स्ट क्लास एक हेल्थ सेंटर था, बढ़िया बस स्टॉप है गांव में बना हुआ। गांव में सब तरह की सुविधाएं और सुंदर गार्डन, जैसा हम कलकत्ता में भी शायद कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा फर्स्ट क्लास गार्डन। जब हम गांव का भ्रमण करके 15-20 मिनट में वापस आए, तो मैंने उस गाड़ी में बैठे बैठे जो महिला मुझे गांव दिखा रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके यहाँ लाइट वाइट कितनी बार आती है, कितनी देर आती है? क्योंकि ममता दीदी के राज्य में तो पहले लाइट आती नहीं थी। 5 साल पहले हिंदुस्तान में भी 2017 से पहले जो है दिन में 6-8 घंटे गांव में लाइट आती। तो मैंने पूछा, मैंने कहा लाइट, तो उसने कहा 40 साल से लाइट गई हो ऐसा मुझे याद नहीं। जब हम वापस गार्डन में पहुंचे तो मैंने कहा कि आपके गांव में मुझे सब कुछ मिला है, आप किस विकास की बात कर रहे हैं? उन महिला ने आज मुझे कहा कि रात में यदि देर रात यदि कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई जो है महिला उस दिन फैमिली वे में हो और उसको यदि लेबर पेन शुरू हो जाए या किसी को कार्डियक इश्यू हो जाए या कोई हेमरेज हो जाए, तो उसको एयरलिफ्ट करने की सुविधा हमारे गांव में नहीं है। हम इस बात का डिमांड इस बार कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से कि हमारे गांव में जो है एक ऐसा हेलीपैड बनाया जाए ताकि रात को हम पेशेंट्स को एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट कर सकें। तो मुझे बहुत झटका लगा उस दिन। मैंने कहा अभी तो हिंदुस्तान में हमको बहुत लंबे रास्ते तक जाए, अभी तो हम गांव में स्कूल की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं। और तब मुझे याद आया कि हिंदुस्तान के हालात क्या है। माननीय मोदी जी ने कमिटमेंट के साथ में काम किया, एक नई परिभाषा गवर्नेंस की। इससे पहले भी देश में पीने का पानी के लिए काम होता था, इससे पहले भी बिजली लगाने के संकल्प होते थे कि हम बिजली बनाएंगे, अटल जी के समय में हर गांव तक सड़क पहुंचाएंगे, इस लक्ष्य के साथ में काम हो। लेकिन काम देश में किस तरह से होता है? हमारे वोट बैंक को अपील करने, गिने चुने लोगों को,
ये जो मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की बात आपने की, नई गवर्नेंस की परिभाषा मोदी जी ने की, और वो क्या थी कि जो कुछ भी करेंगे वो 100% हकदार लोगों तक पहुंचाने के लिए करेंगे, बिना किसी पॉलिटिकल भेदभाव के, बिना किसी इस बात का विचार किए हुए कि व्यक्ति किस मजहब से आता है, किस धर्म से आता है, किस विचारधारा से आता है। हर एक घर तक वो सुविधा पहुंचनी चाहिए ताकि भारत इन मूलभूत आवश्यकताओं से ऊपर उठ करके देखना शुरू करे, काम करना शुरू करे। और इसीलिए मैंने आपसे आग्रह से कहा कि 6 साल पहले के उस भाषण को उगा करके देखिए भारत कहां पहुंचा। आज 99.8% घर तक गैस का चूल्हा है। मोदी जी ने कहा है कि हम इस साल 1 करोड़ कनेक्शन और देंगे ताकि ये संकट देश से हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। देश के 100% घरों में टॉयलेट है, मैं आधिकारिक रूप से ये कह सकता हूं। लेकिन इससे आगे का विजन देखिए, जब 2019 में 2 अक्टूबर के दिन देश को ओडीएफ डिक्लेयर किया, यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एसडीजी 6 के तहत इसको 2030 तक का विंडो दिया है। 100 करोड़ लोग देश दुनिया में ओपन डेफिकेटर थे, उसमें से 7 करोड़ भारत में, और ये मानते थे कि भारत को इस मुकाम तक पहुंचने में 15 साल लगेंगे। 2030 में इस बात की 15 में कल्पना की थी कि 2030 में हम इस मुकाम तक पहुंचेंगे। मित्रों, हमने 2019 में उसको प्राप्त किया, 11 साल का। देश में 100% घरों तक बैंक का खाता है। आज मोदी जी एक क्लिक करते हैं, उस एक क्लिक के साथ में 10 करोड़ किसानों के घर में 2000 रुपया पहुंचता है, साल का 6000 रुपया, 60,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, एक क्लिक। दुर्भाग्य है कि बंगाल में अभी तक लागू नहीं हुआ है। बंगाल के किसान को 70 लाख किसान है बंगाल में, 14,000 रुपए प्रति किसान का नुकसान हुआ है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लगभग 9,100 करोड़ रुपए देश जो है बंगाल प्रदेश के किसानों का नुकसान हुआ है। तो हमने जो है इस तरह से देश को आगे बढ़ाना और उसके बाद में प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। जब मैं हेल्थ की बात करता हूं, मैंने शौचालय की बात की, हम क्योंकि सब व्यावसायिक जगत से बैठे हैं और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को सबसे प्रिय शब्द आरओआर होता होगा, रेट ऑफ रिटर्न। सबसे प्रिय चीज, आप सबसे पहले चीज की उसी की तुलना करते हैं। जब मोदी जी ने शौचालय बनाना शुरू किया था, अपना में से किसी ने भी इस बात की कल्पना की थी कि इसका आरओआर क्या होगा, या आज भी आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका आरओआर क्या होगा। देश में 11 करोड़ शौचालय बनाए गए। हम हमेशा चर्चा करते हैं कि महिलाओं को गरिमा के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें अंधेरे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भी स्टडी किया और वर्ल्ड बैंक ने भी किया, और दोनों का डेटा यह कहता है कि हिंदुस्तान में प्रति परिवार 18 करोड़ फैमिलीज ऐसा काउंट करते हैं। 19 करोड़ फैमिलीज रूरल इंडिया में ऐसा काउंट करते हैं। 19 करोड़ परिवारों को 50,000 रुपया पर फैमिली जो है वो हेल्थ पर एक्सपेंडिचर पर एनएम कम हुआ है। हेल्थ प्लस जो उस बीमार होने के कारण से समय जो जाया होता था उसको मॉनिटाइज कर रहे दोनों को, तो 50,000 पर फैमिली। 1,10,000 करोड़ भारत सरकार ने खर्च किया, 400% आरओआर। इससे अच्छा व्यापार कोई हो सकता है? 400% का आरओआर। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं इसलिए बता रहा हूं, इतनी लंबी बात मैंने इसलिए किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका कितना लंबा इम्पैक्ट होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का एक कोटेशन नितिन गडकरी जी का ऑफिस में लिखा हुआ है, और उसमें उन्होंने उस कोटेशन में लिखा हुआ है कि अमेरिका इज नॉट प्रॉस्परस, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज प्रॉस्परस, अमेरिका इज प्रॉस्परस बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितनी बड़ी ताकत है। अटल जी ने जब कल्पना की थी कि हर गांव को सड़क से जोड़े, तब उसकी ताकत किसी ने महसूस नहीं की। आज देश के हर एक गांव को मोदी जी ने उस सपने को सच करके दिखाया, हर गांव को सड़क से जोड़ा, तकदीर बदल गई। आज देश के सामने बड़ी चुनौती है कि गांव से शहरों में जो माइग्रेशन हो रहा है, हमने गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं किया तो गांव से माइग्रेशन को नहीं रोक पाएंगे। हेल्थ के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक ताकत प्रदान करना इस बजट का सबसे बड़ा जो है वो टेक अवे है। और केवल डायरेक्टली मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं, इनडायरेक्टली हेल्थ के साथ साथ में ड्रिंकिंग वाटर वो उतना ही बड़ा इशू है। देश में जो बीमारियां होती हैं कुल उसका 65% बीमारियां वेक्टर बोर्न डिजीज, जो पानी की अशुद्धता के कारण से होती है, 65% बीमारियां। कल्पना कीजिए भारत जैसे देश में 70 साल देश की आजादी के 70 साल बाद में, जिस दिन मोदी जी ने 2019 में अनाउंस किया था, 70 साल में देश की केवल 16% आबादी ऐसी थी जिसके घर में पीने का पानी पहुंचा। आप इस सभागार में बैठे उनमें से अधिकांश लोगों को शायद इसकी कल्पना भी नहीं होगी
कि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में माताओं बहनों को तो वो लड़की 12-13 साल की होती है तब अपनी मां के साथ छोटा मटका लेकर के पानी लेने के लिए जाती है 2, 4, 5 किलोमीटर तक। और जब 70 साल की उम्र में हो जाती है, कमर झुक जाती है, तब तक जाती रहती है, पानी लेके आती है रोज। वो 5 किलोमीटर रोज जो जाती है और वापस आती है, पूरी जिंदगी में जितने कदम चलती है, जितने किलोमीटर चलती है, अगर पूरे जोड़ लें तो वो धरती की 4 बार परिक्रमा करती है, पूरी पृथ्वी की 4 बार परिक्रमा, केवल पानी लाने। इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने का संकल्प मोदी जी ने देश के सामने रखा और देश के सामने इस संकल्प रखा कि हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। और मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं ये बात कहता हूं। मुझे इसकी जिम्मेदारी दी थी अगस्त 15 को लाल किले से, जो है मोदी जी ने अनाउंस किया था, और बाद में जो है इसकी गाइडलाइंस की, व्हाट आर बीइंग स्टेट सब्जेक्ट्स, वी हैव टू डेलिब्रेट विद द स्टेट्स एंड वी हैव टू कंसल्ट विद देम बिकॉज द स्टेट्स हैव different type of issues, challenges, and opportunities and situations, priorities, सब अलग अलग होती हैं। इसके लिए उनसे बात किया, कोऑर्डिनेट किया, एक गाइडलाइन बनाई। 25 दिसंबर को हमने गुड गवर्नेंस डे को मोदी जी ने गाइडलाइन इशू किया 2019 में। 3 महीने बाद में दुनिया पेंडेमिक के खतरे में अधीन थी, भारत में लॉकडाउन हो गया था, आपकी फैक्ट्रीज बंद हुई थी, मेरा भी काम बंद हो गया। मुझे डर लगता था कि शायद हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन आज मैं गर्व के साथ नहीं कह सकता देश में 16% घरों में कनेक्शन था उस दिन 25 दिसंबर को। आज देश में 35% घरों में कनेक्शन। 3 करोड़ 23 लाख घर में था, मैंने 3 करोड़ 30 लाख नए कनेक्शन मोदी जी के नेतृत्व में पूरे किए और इस कमिटमेंट के साथ में काम कर रहे हैं कि अगले 2024 तक पूरा करेंगे। और मोदी जी ने इस बजट में किसी एक मंत्रालय को सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर मिली है बजटरी एलोकेशन में तो जो है जल शक्ति मंत्रालय को मिली। फिर अब पिछला बजट, पिछले साल का बजट 11,500 करोड़ का, उससे पिछले साल का 2019-20 का 10,000 करोड़ का था, जो हम कम उमेश थोड़ा ही खर्च कर पाए थे। तो मेरे पास पिछले साल मोटे तौर पर 20,000 करोड़ रुपया था। अब के बाद जल शक्ति मंत्रालय को 50,000 करोड़ रुपया रूरल इंडिया के लिए दिया है और 2,87,000 करोड़ रुपया अर्बन के लिए मिशन 5 साल का नया अनाउंस कर दिया कि अब कलकत्ता शहर में रहने वाली भी किसी मां को पानी लेने के लिए बाहर नल के या चापाकल पर नहीं जाना पड़ेगा, हर एक के घर में पानी आएगा। इस कमिटमेंट के साथ काम करना। देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा और इसका परिणाम हेल्थ पर कितना परिणाम होगा इसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। इसका आरओआर अगेन 500% होगा। मैं आज आपको कह रहा हूं दुनिया एक अध्ययन करेगी और डिक्लेयर करेगी 500% का आरओआर इसका होगा। देश की तकदीर बदलने वाली, इन छोटे छोटे कदमों से देश की तकदीर बदलने वाली। लेकिन हम यहां रुकने वाले नहीं। सैनिटेशन मिशन डिक्लेयर किया था तब हर घर में शौचालय बनाएंगे, लेकिन जिस दिन हम सब सोच रहे थे कि अभी चलिए एक काम खत्म हुआ, 2019 को मोदी जी जब ओडीएफ डिक्लेयर कर रहे थे देश को, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरा काम, एक काम कम हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये पहली पायदान हमने हासिल की है, इसके आगे की पायदान और भी ऊंची है। हमको देश को कंप्लीट सैनिटेशन गांव में, हर गांव तक हो, लिक्विड, प्लास्टिक, सॉलिड, फीकल वेस्ट, सबका मैनेजमेंट सिस्टम गांव में बने। 1,40,000 करोड़ रुपए इसके लिए 5 साल के अनाउंस किए। टॉयलेट बनाने का काम 1,10,000 करोड़ का था, सेकंड स्टेप 1,40,000 करोड़ रुपए। तो इस तरह से जो है प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने ये बात विस्तार से इसलिए कही कि टॉयलेट बनाना कितना प्रोडक्टिव होता है, पानी बनाना कितना प्रोडक्टिव होता है। देश में हाईवेज बन रहे हैं, देश में हाईवेज बन रहे हैं। रेलवे को मॉडर्नाइज करके 2030 में वर्ल्ड क्लास रेलवे बने, उसके ऊपर काम करना, अभी एक विजन के साथ में काम करना शुरू किया है। 1,10,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल रेलवे में हो। 1,10,000 करोड़ रुपए का बजट है, उसमें से 1,07,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा केवल एक साल। हिंदुस्तान के 2023 में मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि एक भी रेल ऐसी नहीं होगी जो डीजल पर चल रही होगी। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा 2023 तक, 100%। कल्पना कीजिए देश किस तेजी से बदल गई। वर्ल्ड क्लास रेलवे हिंदुस्तान में बने, देश के 25 शहरों में मेट्रोज का काम जिस तरह से चल रहा है, जिस गति से चल रहा है, निश्चित रूप से मैं एक बात कह सकता हूं, ये प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर देश की तकदीर बदलने वाला है और इस समय में इकोनॉमी को सपोर्ट देने वाला है। इट्स ए 2-pronged approach. Thank you. Yeah, so this has been a very elaborative discourse our Honorable Minister has given. So continuing with the 6 pillars of the budget, wherein a lot of stress has been laid upon health and well-being, inclusive growth including infrastructure. Honorable Minister has touched upon sanitation, various other key factors wherein the government is progressing with each passing day. सर, अभी आपने बात कही
2,87,000 करोड़ जो एलोकेट किया गया फॉर द नेक्स्ट 5 years अंडर द जल जीवन मिशन स्कीम, जिसमें घर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का एक बहुत देता हूँ, that is for urban Yeah. not for the company. They are two different missions. The mission which I was talking about, the rural drinking water, that is 3,70,000 crore rupees, that is already declared. This is in addition to that. Yes, that's what I was saying. Very well. Thank you for correcting, sir. सर, अब ये बताएं कि इससे आज मान लीजिए हमारे चेंबर के जो मेंबर्स बैठे हैं, इससे सर ये किस तरह से कदम बढ़ाएं कि ये गवर्नमेंट की जो मिशन है इसको हम लोग सकारात्मक करें, जो छोटे छोटे कदम हमसे बन पड़े, सर आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। देखिए 3,70,000 करोड़ प्लस 2,87,000 करोड़, लगभग 5,57,000 करोड़ रुपए का ये एक्सपेंडिचर है। अगर हम कहीं भी पीने का पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो निश्चित रूप से ट्यूबवेल खुदेगा या सोर्स क्रिएशन, बिजली की मोटर बनाने वालों के वाली कंपनियों को निश्चित रूप से बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। देश के हर एक घर तक पानी पहुंचाने के लिए कितने पाइप्स ड्रॉप किए जाएंगे? 19 करोड़ घर तो ग्रामीण और लगभग 2,87,00,000 घर जो है अर्बन। लगभग 20 करोड़ घरों तक पाइप पहुंचाने के लिए कितना किलोमीटर लंबा पाइप हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होगा और उसकी जरूरत पड़ेगी। 20 करोड़ घरों तक जब पानी पहुंचेगा उसमें जो टैक्स लगेगी उसमें कितना होगा? 20 करोड़ घरों में मीटर लगेगा, उसके ऊपर कितना जो है, कितनी इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी। माननीय मोदी जी का विजन ये है कि हर घर के पानी की क्वालिटी को और क्वांटिटी दोनों को मेजर किया जाना चाहिए। हम सेंसर बेस्ड आयोटा बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट, कि एक एक घर की जानकारी। अगर जल जीवन मिशन का डैशबोर्ड आप उठा करके देखेंगे, आप ड्रिल डाउन करिए, आपको देश के हालात दिखेंगे, आपको प्रदेश के हालात दिखेंगे। जिस प्रदेश पे क्लिक करेंगे उस प्रदेश से नीचे उसके जिलों के आप देख सकते हैं, जिले से नीचे ब्लॉक देख सकते हैं, ब्लॉक से नीचे गांव देख सकते हैं, और गांव से नीचे देख करके इंडिविजुअल घर को देख सकते हैं। कौन से घर तक पानी ठीक से पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, वो भारत का प्रधानमंत्री और भारत सरकार का मंत्री बैठ करके अपने आप को देख सकते हैं, और उसी में ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होगा। मुझे बताइए कितनी इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, और इसके साथ साथ में लेबर का कितना बड़ा कंपोनेंट है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब सरकार खर्च करती है तो कोल इंडस्ट्री डायरेक्टली बेनिफिट होती है, हम सब जानते हैं। सीमेंट, स्टील, ये तो निश्चित रूप से होती है। उनकी माइनिंग, फिर उनका कैस्केडिंग इफेक्ट, उसके बाद में जो है प्रोसेसर, देन माइनिंग, देन उसके बाद में लेबर, सबको मिलता है। तो निश्चित रूप से ये जो इंडस्ट्री है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत बड़ा बूस्ट होगा। और आपने देखा होगा कि अब की बार इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट डायरेक्ट रिलेटेड इंडस्ट्री जितनी है उनको सपोर्ट करने के लिए हमने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में करेक्शन किया, बिना देश किसी के ऊपर भी टैक्स का बोझ बढ़ाए हुए करेक्शन किया, रिस्ट्रक्चर किया, एक्स प्लस वाई बराबर किया। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये हम सब मिलकर के इस देश को नया देश बनाएंगे, इस देश को समृद्ध शक्तिशाली देश बनाएंगे। इस संकल्प के साथ में काम करने की आवश्यकता है। Thank you, sir. So that this we understand, it's a great opportunity thrown for the business community as such. Sir, taking this forward, अभी एक बात उठी थी इकोनॉमिक कॉरिडोर की, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया। इसमें जैसे नेशनल हाईवे वर्क्स तमिलनाडु में, केरला में, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी 25,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया फॉर अबाउट 675 किलोमीटर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे। सर, सरकार का इस दृष्टिकोण से, क्योंकि एक एक स्टेट जो ये तमिलनाडु है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, असम है, इसमें सर क्या अपॉर्चुनिटीज और जनरेट हो सकती है? जल के बारे में आपने बताया, यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। देखिए, मैं बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, अगर हम कैलकाटा में बैठे, बंगाल देश की आर्थिक राजधानी हुआ करती और हिंदुस्तान की इकोनॉमी का सेंटर का पिवट था। एक किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या आवश्यक है? इंडस्ट्री की आवश्यकता है, मैन्युफैक्चरिंग के को बूस्ट में। दुनिया की सारी सभ्यताओं का विकास कहां हुआ? नदियों के किनारे पे। लेकिन इंडस्ट्री का विकास कहां हुआ? समुद्र के किनारे पे।
आप पूरी दुनिया का मानचित्र उठा करके देख लीजिए, जिन देशों में इंडस्ट्री डेवलप हुआ है वो समुद्र के किनारे होंगे, एंड विद इन द कंट्री में जिस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो समुद्र के किनारे। कलकत्ता के पास में, बंगाल के पास में समुद्र का किनारा है, और इसके बाद में इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए पहली चीज की आवश्यकता होती है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी आवश्यकता होती है बिजली। कलकत्ता का, बंगाल के पास में सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी आवश्यकता होती है पानी। बंगाल इज द मोस्ट फॉर्चुनेट स्टेट। चौथी आवश्यकता होती है जमीन की। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सारे पहले 10 बड़े मेट्रो, जितने भी बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उसके किसी भी शहर के बाहर 15 किलोमीटर के बाहर इतनी सस्ती जमीन नहीं मिलती जितनी कलकत्ता की मिलती। मैंने एक दिन ऐसे ही अनायास किसी से पूछ लिया था, आई वाज शॉक्ड टू हियर, 1 करोड़ रुपए एकड़ में 10 किलोमीटर बाहर में जमीन मिलती है। उनका भाई साहब आपको चाहिए तो दिला देंगे। जमीन की आवश्यकता होती है, जमीन में रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। बंगाल के पास में हाइड्रोकार्बन से लेकर के जूट तक सब तरह का रॉ मटेरियल अवेलेबल है। इसके बाद में आवश्यकता पड़ती है इंडस्ट्रियसनेस। मुझे लगता है कि मारवाड़ी इतने यहां है, उसमें कोई इंडस्ट्रियसनेस के तो कोई यहां चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इतना इंडस्ट्री। वर्कफोर्स की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है। बंगाल के में आधी हिंदुस्तान की लेबर जो है वो बंगाल सप्लाई करता है, चाहे वो खेती की लेबर हो चाहे इंडस्ट्री की लेबर हो। मेरे जोधपुर में स्टील पाटे वाले भी सारे लेबर जो है वो बंगाली है। क्या चीज मिसिंग बंगाल में? दैट इज इकोसिस्टम। उसके मिसिंग होने के कारण से जो बंगाल दुनिया हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल हुआ करता था, वो आज पिछड़ते 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 हैदराबाद, बेंगलुरु से भी बहुत पीछे रहे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो एक विषय है, मित्रों, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो इकोसिस्टम वापस कैसे रिस्टोर हो सकता है उसके ऊपर काम करें। एंड मुझे लगता है कि मोदी जी जिस तरह से ट्रस्ट करके भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को देखना शुरू किया है, ये वो इकोसिस्टम हम रिस्टोर करेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी कर सकता हूं। और ये इकोसिस्टम अगर रिस्टोर होगा तो बंगाल की धरती में इतना पोटेंशियल है, अगले 10 साल में व्हाट आई फोरसी, जितना मैं समझता हूं देखता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी, 10 साल बाद में बंगाल वापस जो है वो स्वर्णिम दिन पर वापस आ जाएगा। केवल 10 साल का समय लगेगा बंगाल। तो इस तरह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये तो एक तरफ है, लेकिन जो इकोसिस्टम मिसिंग है, उस इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए आज हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं इस बात पर बहुत लंबा बात कर सकता हूं, पर मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ आ गया है, इसके बाद में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। जो गुजरा हुआ वर्ष था सर, इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर एवं अन्य स्ट्रेटजीज which the government had adopted. So they were constituting almost about 4 to 5 mini budgets. This honorable finance minister had gone on record. We would like to hear from you, sir, what really transpired, how really this was addressed in such tough times, especially raising the resources and carrying on the vehicle of the economic cycle per se for the last couple of months, and how we are taking this shape into a V-shaped economy. देखिए, गरीब सरकार के पॉलिसी प्लानिंग का आधार मूल बिंदु है। माननीय मोदी जी कई बार कैबिनेट की मीटिंग में भी और दूसरे अवसरों पर भी हम सबके सामने बात करते हैं कि जो तुम निर्णय कर रहे हो उससे पहले उसमें पहले ये सोचो, कोई भी पॉलिसी बनाना कि देश के गरीब को इससे क्या फायदा होगा, प्रत्यक्ष परोक्ष किस तरह से फायदा होगा। तो निश्चित रूप से पहली आवश्यकता उस समय यह थी कि हम किसी का चूल्हा न बुझ जाए, कोई भूखा न सो जाए, इसके लिए काम करें। सरकार ने इनिशिएटिव लिया, गरीब कल्याण योजना प्रारंभ की, तुरंत फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद में न केवल सरकार के स्तर पर समाज ने भी, मैं तो अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सबने भी निश्चित रूप से ये, मैंने उस समय एक बात कही जब लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन के समय में देश में सरकार, देखिए सरकार को मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, सरकार को तुरंत नीचे पहुंचने में कुछ समय लगता है, एक गेस्टेशन पीरियड है थोड़ा, और जो है सरकार स्टेट्स तक जाती है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से नीचे तक पहुंचती है, 10, 15, 20 दिन का समय लगता है। लॉकडाउन के पहले 20 दिन में हिंदुस्तान का राष्ट्रीय चरित्र उद्घाटित हुआ।
ऐसे ऐसे लोग, आप सब लोग समर्थ लोग बैठे हैं, आप सब लोगों ने निश्चित रूप से समाज के लिए, समाज के गरीब लोगों के लिए योगदान किया, अपनी तरफ से मुक्त हस्त से आप सब लोगों ने ध्यान किया। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिसको ये पता नहीं था कि अगले सप्ताह में मेरे घर का चूल्हा कैसे चलेगा, अगले महीने में मुझे तनख्वाह नहीं मिली तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। उस माँ ने भी पड़ोस में अगर कोई भूखा सोने न रह जाए, कोई झोंपड़पट्टी में रह रहा है, उसके लिए 4 लोगों की रोटी बना करके घर से भेजी। ये भारत का चरित्र उद्घाटन है। सरकार ने निश्चित रूप से गरीबों के लिए पहली कि गरीब का चूल्हा बुझे नहीं, उसको तुरंत सहायता मिले, उसको कैश इंसेंटिव किस तरह से दिया जा सकता है इसके ऊपर काम किया। उसको जो बेसिक आवश्यकता है कि हमने सिलेंडर तो दे दिया, रिफिल कहां से कराएगा, तो सबको फ्री रिफिल किस तरह से दी, उसको डायरेक्ट सब्सिडी उसके खाते में दी। और उसके बाद में जैसे ही चीजें रिस्टोर हुई तो वापस गरीब कल्याण रोजगार योजना 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया कि हम गरीबों को कैसे रोजगार दे सकते। जो नरेगा रोजगार के लिए योजना चलती है, 60,000 करोड़ का बजट था, उसको बढ़ा करके एक झटके में 46,000 जो है 1,11,000 करोड़ रुपए का, उसको 50,000 करोड़ रुपए का उसमें एडिशन कर दिया। एक सरकार ने ये तय किया कि किसी भी तरह से हम भारत के लोगों को इस संकट से बचाएं, गरीब लोगों को जिनको फर्स्ट इम्पैक्ट। उसके बाद एमएसएमई को जिस तरह से सपोर्ट किया, इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, वो सबके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन 100 साल पहले, ठीक 100 साल पहले, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, 300 साल का इतिहास देखिए, हर 100 साल में इस तरह के पैंडेमिक आए। 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू आया था, दुनिया में ऐसा मानते हैं कि उस समय 6 करोड़ लोग मारे गए। हिंदुस्तान में 22 करोड़ आबादी में से 10% लोग देश के जो हैं उनकी जीवन समाप्त हो गया। उस समय में दुनिया में केवल एक अमेरिका ऐसा देश था जिसके तत्कालीन राष्ट्रपति ने यह कहा था कि we'll take it as an opportunity and we'll work with the principle of America first। और वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पे जब उन्होंने काम करना शुरू किया, बेशक बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि अमेरिका सुपर पावर बना दुनिया की, लेकिन उसमें उसका बीज जो है वो वहां से प्रारंभ हुआ। अमेरिका वहां से सुपर पावर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ा। और हम 136 करोड़ भारतीय, चाहे किसी भी विचारधारा के, आपको इस बात पर निश्चित रूप से गर्व होगा कि अब की बार इस आपदा के समय में जब दुनिया की सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज धराशायी हो रही थी, थर्राई हुई थी, साहस के साथ में खड़े होकर इस भारत देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम इस आपदा को अवसर में बदलेंगे। और एक कंप्लीट रोड मैप। देखिए उसका कारण, जब सरकार 2014 में आई थी तब सरकार का लक्ष्य स्पष्ट था कि हमें देश को समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न देश बनाना है। उसका रास्ता भी स्पष्ट है कि हमें देश में परिवर्तन लाना है तो किस रास्ते से लाना है। मैंने अभी विस्तार से आपको बताया कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, लोगों को बेसिक मूलभूत आवश्यकताओं से ऊपर सोचने का अवसर देना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से चेंज हुई है, एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ा है, हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ा है, इकोसिस्टम किस तरह से बना है, किस तरह से जो है लैंडिंग को बढ़ाया गया, चाहे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो, किस तरह से उसको बढ़ाया जा सकता है। इन सब विषयों पर एक साथ में काम करना विद द विजन, ये हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हमारा मार्ग स्पष्ट है और हमारा निश्चय भी अटल है। इस प्रिंसिपल के ऊपर काम किया, तब जाकर के ये परिणाम आया कि हम जो है दुनिया में सबसे तेजी से रिकवर होने वाली अर्थव्यवस्था हम भारत को बना सके। और साथ साथ में आज भी दृढ़ संकल्प के साथ में और गर्व के साथ में कह सकते हैं कि हम उस रास्ते पर उतने ही तेजी से बढ़ रहे हैं, उतने ही तेजी से कदम ताल करते हुए आगे चल रहे हैं। Thank you, sir. One important aspect that comes to our mind, I'm slightly digressing from what we've been discussing, is people were expecting, experts were opining that we may have COVID stress in the, in the taxation structure, or there may be an increment in the tax rates. But the government has done well not to, touch upon these subjects. अभी फिर revenue का resources government के लिए बचता क्या, तो एक इसमें सर your view would be important. Government has, thought of divestment of BPCL, Concor, SCI in the coming financial year, and so also dilute the stake in LIC by way of an IPO in 2022. Sir, इसके पीछे what do you think would be एक revenue journey government के लिए, government के हाथ में liquidity कैसे बढ़े और वो जनरल मास्टर्स में या जनरल मूवमेंट ऑफ द कंट्री
एक इकोनॉमिक रीडेवलपमेंट, रीसाइक्लिंग कैसे इसका इस्तेमाल होगा? देखिए, जब देश आजाद हुआ था उस समय से लेकर के 20 साल में हिंदुस्तान में ब्रेड भी सरकारी कंपनी बनाती थी, साइकिल भी सरकारी कंपनी बनाती थी, तकिया भी सरकारी कंपनी बनाती थी। क्या आज कोई हम कल्पना कर सकते हैं कि ब्रेड देश में सरकारी कंपनी बनाए? अल्टीमेटली हमको सरकार को इन सब विषयों से आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन में ये सब चीजें जो है धीरे धीरे सरकार से को छोड़ करके उससे आगे जाना होता है, ये उसी मार्ग का हिस्सा है। आज सरकार एक बहुत बड़ा चेंज आपने ऑब्जर्व किया होगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसको शायद आप लोगों ने इंडस्ट्री में भी, मुझे लगता है कि मैं मानता हूं कि बजट को जितना गंभीरता से हम पढ़ते हैं, हम तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, आप तो बिटवीन द लाइन्स भी पढ़ते हैं। कल मैं कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहा था, मैंने कहा आपने तो उसमें कहा किसको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है ये भी देख लिया होगा। लेकिन एक चीज जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने चर्चा की, और मैं ये मानता हूं कि वो इंडस्ट्री के लिए भी और डोमेस्टिक यूजर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, रिफॉर्म होने वाला। दो मोदी जी गवर्नमेंट इज नोन फॉर इट्स रिफॉर्म्स, पर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। और शायद आप लोगों को अभी जब मैं बात करूंगा तो स्ट्राइक करेगा, वी हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी, वी हैव गिवन एन स्टार्टेड ए न्यू इरा, कि अब आपका सर्विस प्रोवाइडर इलेक्ट्रिसिटी के लिए मोनोपोली नहीं रहेगा, एक नहीं रहेगा। अभी आप डिस्काउंट से बिजली खरीदने को मजबूर हैं, और वो जिस रेट पर देती है, वो डिस्काउंट की रेट जो है हिंदुस्तान में कुछ शहरों को छोड़कर के बाकी सब जगह डिस्काउंट देती है बिजली। बिजली की प्राइसेस आज जो है, जनरेशन की प्राइस सोलर की लगभग 2 रुपए के नीचे आती है, 1 रुपए 99 पैसा पे सोलर आती है। डिस्काउंट कंपनीज 2 रुपए से लेकर के एवरेज 3-4 रुपए तक बिजली खरीदती है, और आपको इंडस्ट्री की बिजली कितने रुपए में मिलती है? 12 रुपए, 10 रुपए, डोमेस्टिक यूजर को 8 रुपए। और उसके बाद में भी डिस्काउंट जो है देश भर के, जब मोदी जी आए थे तब जो डिस्काउंट का घाटा उबारने के लिए जो योजना बनी थी उसमें 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था, और आज 1,20,000 करोड़ का घाटा 4 साल में। ये नई शुरुआत मोदी जी ने, कि अब ये सरकार का काम न हो, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें, और आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप बिजली किससे, मोनोपोली खत्म होगी, कंपटीशन शुरू होगा, प्राइवेट प्लेयर उसमें आएगा, क्वालिटी भी सुधरेगी, और हमारी जो है उसकी ये इकोनॉमिकल भी बनेगा। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में इलेक्ट्रिसिटी का परिदृश्य बदल जाएगा। तो क्या सरकार को इस मोनोपोली को बनाए रखना चाहिए? हिंदुस्तान में केवल एक एयर इंडिया हुआ करती थी, तब आवश्यकता कि हम एयर इंडिया को चलाएं, और आज क्या मजबूरी है कि हम एयर इंडिया को घाटे के बाद में भी चलाते हैं। अभी नागपुर में एक नया मॉडल नितिन जी ने लिया, रेलवे। हम मानते हैं रेलवे, मोदी जी भी हमेशा कहते हैं कि रेलवे देश की धड़कन है, और निश्चित रूप से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा सके ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो देश के सामान्य आदमी को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार को कुछ दिशा में ऐसी चीजों को निश्चित रूप से मेंटेन करना ही होगा। लेकिन एक मॉडल नागपुर में लिया, नागपुर शहर से कनेक्टेड 200 किलोमीटर की दूरी वाले ऐसे लगभग 8 शहर जो नागपुर से 150 और 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, और सब रेल से कनेक्टेड, सब जगह ब्रॉडगेज, लिमिटेड ट्रेन चलती है। नितिन जी ने वहां की इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को बताया। आज तो मैं बंगाल में कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक थॉट दे रहा हूं, शायद 4 महीने बाद में मैं आपके पास में बैठ करके ऐसा थॉट पे काम और प्रैक्टिकली कर सके, इसकी भी बात कर पाऊं, और ऐसा मैं विश्वास से कह रहा हूं। आप लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को लगा होगा ऐसे ही कह रहे। उन्होंने कहा, उन्होंने सारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को बुलाया, और उन्होंने कहा कि मैं आप सबको एक रेल देना चाहता हूं, एक ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसकी गति लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रही है, रेल का पटरी रेल की है, सिग्नल सिस्टम रेल का है, मैनेज सिस्टम रेल का है। रेल जो है, ट्रेन बोगीज जो है, इंजन सहित आप ओन करें। 36 करोड़ रुपए की ट्रेन मिली, जिसमें जो है 6, 7, 8 डब्बे हैं, जिसमें 3 डब्बों में प्रोपेलिंग सेल्फ प्रोपेलिंग सिस्टम लगा, और उसमें से 2 डिब्बे ऐसे हैं जो वर्ल्ड क्लास रेल का डिब्बा होता है, उसमें जिस तरह से हवाई जहाज में एयर होस्टेस या एयर होस्ट आपको सर्व करते हैं, उस तरह से आपको पानी भी पिलाएंगे, खाना भी पिलाएंगे। और उसके अलावा 2 जनरल बोगीज भी हैं, जिसके अंदर सामान्य आदमी टिकट लेकर के जो बस का भाड़ा है उस भाड़े में बैठ करके जा सकते हैं।
एक बोगी ऐसी है जिसमें किसान अपना सामान लेकर के जा सकते, ऐसी 6 बोगीज की ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले और 200 किलोमीटर दूरी के शहर में, 150 किलोमीटर शहर में दूर के शहर में 1-1.25 घंटे में पहुंचा दे। मुझे बताइए क्रांति होगी कि नहीं? क्या उस रेल को चलाए रखना चाहिए कि नहीं? रेलवे भारत सरकार की मोनोपोली है, वहां नहीं बनाना चाहिए। फिर डिसइन्वेस्टमेंट को केवल सरकार अपने घाटे की पूर्ति के लिए देख रही है, ऐसा नहीं देख रही। ये समय आ गया कि हमको अपने उद्योग पर जगत पे भरोसा करके इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। दिस इज व्हाट मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस इज। और ये मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत देश को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाने का रास्ता है। Yeah, we fully agree that this will be a rejuvenation for the economic front as well. Sir, one last question from my side there, with your permission, sir, I would open the question from the floor. Couple of them, time permitting. Sir, आपका इसमें व्यू जानना बहुत जरूरी है, voluntary vehicle scrappage policy. What exactly was the motto or the motive behind it? आपने इसके बारे में क्योंकि देश में, दुनिया में जब BS6 हमने BS5 को जंप कर दिया और सीधा BS6 पर आया, क्योंकि we wanted to be at par with the Europe। आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, आप सब लोगों ने देखा होगा। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर, लगभग 20 हेक्टेयर बड़ा ग्लेशियर टूट करके ऋषिगंगा नदी में गिर गया। उसके कारण से जो है एकदम से ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आई। ऋषिगंगा धौलीगंगा में मिलती है। धौलीगंगा में जो तपोवन में हमारा स्ट्रक्चर काम बन रहा था, वहां शायद 100-150 मजदूर लापता हैं। भगवान उन सबको जीवन प्रदान करे, आयुष प्रदान करे। बचाव राहत के काम चल रहे हैं। उसका इम्पैक्ट, कैस्केडिंग इम्पैक्ट नीचे के जो है प्लांट्स पर भी हुआ। वो नदी आगे आकर के विष्णुप्रयाग और जोशीमठ के बीच में आकर के अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा पे जो जोशीमठ का प्रोजेक्ट है, जोशीमठ पर हिस्टोरिकल हाई फ्लड हो गया। 2013 के केदारनाथ की आपदा के समय में जो लेवल था, उससे भी 3 मीटर ज्यादा हाई लेवल हो गया। लेकिन नीचे हरिद्वार तक अभी 9 बजे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हरिद्वार पानी पहुंचेगा, तब तक काम डाउन हो जाएगा, क्योंकि पीछे भी हालात सामान्य हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे। क्या हम जानते हैं कि ये हादसा क्यों हुआ? जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। और हमारे देश में सबसे बड़ा, एशियन कंट्रीज में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर उसका क्या है? दैट इज हाइड्रोकार्बन फ्यूल। और वो जितनी पुरानी गाड़ी है उतना ही ज्यादा उपयोग, उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेंट, उतना ही ज्यादा गर्मी पैदा कर। देश को आधुनिक देश बनाना है, यह आवश्यकता है कि हम इससे आगे बढ़े, इस मोह को समाप्त करके इससे आगे बढ़े। ये टू वे इज गोइंग टू इम्पैक्ट। एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक क्वांटम जंप इससे मिलेगा, और दूसरा ये पोल्यूशन की जो संकट है, इससे हमको आजादी मिलेगी। अब आज 1950 की 60 के मॉडल की एम्बेसडर में कलकत्ता की सड़क पर देखता हूं, टैक्सी में हम इसको चलाने चाहिए। दुबई में एलन मस्क साहब की गाड़ी को अपने देश में लगभग ऊबर को उसमें टेस्ला पे कन्वर्ट कर दिया। क्या हमने कर? और इस बजट में एक विशेष चीज का और उल्लेख हुआ था, एक सेंटेंस केवल एक उल्लेख किया था, वो देश का भविष्य है। आज आपके सामने हाइड्रोजन, यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एज फ्यूल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही इज वर्किंग विद द आइडिया कि जो गलती हमने सोलर में किया, जो गलती हमने एटॉमिक पावर में किया, वो हमने किया। हमने सोलर में क्या गलती की? आज दुनिया का सबसे बड़ा सोलर बनाने वाले देश हमारे भारत, सोलर पावर जनरेट करने वाले, और आने वाले समय में जिस तेजी से आप हम आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम दुनिया के वर्ल्ड लीडर हैं। लेकिन उससे हमारी इंडस्ट्री को कोई फायदा होगा? सोलर प्लेट, सोलर चिप्स, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब वहां से बन करके आता है, यहाँ इंस्टॉलेशन करते हैं सोलर पावर बनाने। सेम मिस्टेक वी डिड इट जब हम एटॉमिक पावर लेकर के आए। उस समय देश इतना जो है समृद्ध नहीं था, तो हमने एटॉमिक रिएक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी सब इंपोर्ट किए। हमने देश में एटॉमिक पावर बनाना काम किया, एटॉमिक पावर जनरेशन शुरू किया उसके लिए, लेकिन सारा टेक्नोलॉजी वहां से लेकर गए। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हिंदुस्तान हाइड्रोजन एज ए पार्ट, एज ए फ्यूल सेल, एज ए सोर्स ऑफ पावर यूज करने में जिस रास्ते पर देश चल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का वर्ल्ड लीडर बनेगा। हिंदुस्तान पूरी दुनिया को रिएक्टर्स देगा। और मैं आज आपको एक
बात और दावे के साथ मैं कह रहा हूं, अगले 10 साल में हिंदुस्तान में 90% हाइड्रोकार्बन फ्यूल समाप्त हो जाए, वो यूटिलाइजेशन खत्म हो जाए। देश का एक्सिम बैलेंस देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 12 लाख करोड़ का डेफिसिट, और उस 12 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ जो है वो क्रूड का इंपोर्ट है। अगर 10 लाख करोड़ रुपए क्रूड का इंपोर्ट हिंदुस्तान का आज समाप्त हो जाए, रुपए की ताकत कितनी बढ़ गई? हिंदुस्तान दुनिया का ड्रीम डेस्टिनेशन होगा, ड्रीम डेस्टिनेशन, दुनिया सारी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में करेगी। हिंदुस्तान की जो हमारी डेमोग्राफिक ताकत है, जो हमारी पॉपुलेशन है, इट इज गोइंग टू बिकम द बिगेस्ट डिविडेंड अर्नर, और इसके लिए 10 साल पहले प्लान करना शुरू किया। गांव में सुदूर आदिवासी अंचल में रहने वाले बच्चे के एजुकेशन से लेकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, क्या भारत में कभी सोचा था? हमने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डिमोटिवेट किया हमेशा। आप लोगों ने अगर कोई भारत के सामरिक इतिहास को पढ़ा हो किसी ने, हिंदुस्तान में 42 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की फैक्ट्रीज है, एक बंगाल में भी है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका ब्रिटिश फोर्सेस ने जितनी बुलेट्स काम में ली थी, वो सब हिंदुस्तान में बन के गई। मोस्ट ऑफ द राइफल्स वर मेड इन इंडिया। और वही 43 फैक्ट्रियां जो उस समय में दुनिया का बेहतरीन एमिनेशन बनाती थी, राइफल बनाती थी, क्यों कर ये परिस्थिति पैदा हुई कि हिंदुस्तान जो है अपनी सारी डिफेंस इक्विपमेंट सारा जो है वो इंपोर्ट कर रहे। जो हिंदुस्तान स्पेस साइंस में दुनिया का बादशाह बन सकता है, एक साथ एक रॉकेट में 40 जो है वो सैटेलाइट लेकर के जा सकता है, सैटेलाइट लॉन्च करने की जो है वो बार बार उपयोग करने वाला रॉकेट बना सकता है, वो हिंदुस्तान में बुलेट नहीं बना सकता। कल्पना कीजिए क्यों इसके पीछे, अपने आप से पूछिए क्यों इसके पीछे क्या कारण है। जब आप लोगों में कई जगह देखा होगा, एयरफोर्स स्टेशन के बाहर में कई जगह एक हवाई जहाज का बुत लगा हुआ होता है, जानने की कभी कोशिश कीजिएगा वो हवाई जहाज क्या है। देश के जो है संस्था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हवाई जहाज बनाया था मारुत, डिफेंस पर्पजेस के लिए, फाइटर एयरक्राफ्ट। मारुत एयरक्राफ्ट वॉज कंसिडर्ड, उसका हल अगर है, उसकी जो बॉडी है, दैट उसको अगर देखें तो दैट वॉज कंसिडर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द चीपेस्ट एंड द बेस्ट एयरक्राफ्ट। बट उसमें लगने वाला इंजन जो है क्रायोजेनिक इंजन, वो हम लगभग बना चुके थे, उसको नीतिबद्ध तरीके से उसको कैंसिल कर दिया गया कि नहीं हम नहीं बना पाएंगे, हम इंपोर्ट करेंगे। कुछ लोगों के इंटरेस्ट रहे होंगे उस समय, और उसका कारण था उस दिन अगर हमने हवाई जहाज बना लिया होता ना साहब, तो आज हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑफ 6th जनरेशन एक्सपोर्ट कर रहे थे। अपने आप पर विश्वास किया और जानबूझ करके अपने लोगों को मोटिवेट करना, और उसी का उसका उल्टा परिवर्तन देखिए। तेजस बनाया, सरकार ने कहा हम 48,000 करोड़ रुपए का तेजस खरीदे, और तेजस जब भारत सरकार ने खरीदना तय किया, आज दुनिया के कम से कम 15 देश क्वेरी कर रहे हैं कि हमको भी आप हवाई जहाज दे सकते हैं इसकी में। तो अपने आप पर भरोसा, अपने देश के लोगों पर भरोसा करके देश को आगे बढ़ाने के लिए दिशा में जो काम शुरू किया है, मुझे लगता है कि यही देश को आगे बढ़ाने का जो है मूल मंत्र है। Friends, with Honorable Minister's permission, it's, I can go on and on. There are a number of questions still I've noted down, and it has been such an inspiring deliberation from him. But still, let us have something from the floor. There's a volunteer moving around in the auditorium. The mic will be passed on to him. He or she may announce his or her name and then possibly ask a question to Honorable Minister. Yes, Sandeep, please go ahead. Yeah, myself Sandeep Jain. Good evening, sir. I'm quite amazed and quite impressed by the way you spoke about various data, various statistics. It's really impressive. जो पारदर्शिता इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने दिखाई है कि ग्रोथ को आगे रख के, फिस्कल डेफिसिट को पीछे रख के 9.5% का फिस्कल डेफिसिट होने के बावजूद स्टॉक मार्केट ने उसको सलामी दी है, जहां पे 3-3.5% से 4% होते ही एफआईज वगैरह जो है बहुत ज्यादा उस पर हल्ला बोल चालू कर देते थे, और वही फिस्कल डेफिसिट अभी 9.5% आया है, उसके बाद भी दे आर रियली इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इन अ बिग वे। दैट इटसेल्फ शोज कि उनका इस कंट्री के बजट पे या फाइनेंस के जो विजन है उस पर कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है।
सर मैं यही आपसे पूछना चाहता था कि नेक्स्ट 5 इयर्स में जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल फिस्कल डेफिसिट 9.5% रहेगा, उसके बाद 6.5 आएगा, वापस सामान्य फिस्कल डेफिसिट 3.5-4% के आसपास 2025 में आएगा। तो वो 5 साल के अंदर में आप जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो कौन सी सेक्टर से ज्यादा देखते हैं, और भारत 5 साल बाद आप कहां खड़ा देखते हैं विश्व के मैप पर? देखिए, आपने जो प्रश्न दिया उत्तर उसी में। इससे पहले देश में फिस्कल डिसिप्लिन की कोई बातचीत नहीं हुई। जब सरकार की जैसी जहां जरूरत है उसके हिसाब से फिस्कल जो है डेफिसिट ऊंचा नीचा होता रहता है। मैंने अभी मेंशन किया था, जेटली जी ने जब भाषण दिया था उसमें उन्होंने एक रोड मैप दिया था। इस बार हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी तक अनएंडिंग नहीं, हमने एक रोड मैप दिया साथ में कि 2025 तक। और जो शेयर मार्केट में जो सलामी दी है उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि हमने किसी भी तरह के टैक्स स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं किया, सेस लगाए, जैसा अभी विकास जी कह रहे थे कि सेस हम एक्सपेक्ट करते थे कि कोविड सेस लगेगा, सेस लगाया एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन 25 ऐसे जो इंडस्ट्री और प्रोडक्ट्स है, कमोडिटीज थी, जिन पे सेस को रिस्ट्रक्चर किया और उसको जो है वापस दूसरे पैकेट में ला करके पड़ा। न किसी स्टेट का लॉस है, लेकिन एक कमिटेड इन्वेस्टमेंट इनटू ए सेक्टर, इस दृष्टि से जब काम किया, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके रिवाइवल के बिना देश का रिवाइवल नहीं है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का रिवाइवल जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कॉन्ट्रीब्यूट्स नाउ ओनली 14%, 13-14% इनटू जीडीपी। बट 50% देश की आबादी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से खेती पर आज भी नहीं। जब मैं आपको 1960 के दशक में ले जाऊं, 1960 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री साहब जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने देश से अपील की। जो बुजुर्ग लोग कुछ होंगे यहाँ पे, कम ही लोग हैं क्योंकि ये युवा संगठन है ऐसे, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग मुझे दिख रहे हैं, मेरे जैसे सफेद बाल वाले। मेरे तो धूप में घूम घूम के हो गए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके वास्ते में। तो जब 60 के दशक में उन्होंने अनाउंस किया था कि देश की अपील किया था कि देश के लोगों को एक समय उपवास करना चाहिए ताकि देश के बाकी लोगों का पेट। I must congratulate, I must appreciate and thank the farmers of the nation. और साथ साथ में जो एग्रीकल्चर साइंस में काम करने वाले लोग थे उन दोनों, जिस तरह से देश में इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ी, आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा फूड ग्रेन का प्रोड्यूसर, दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट का प्रोड्यूसर, दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी एंड मिल्क का प्रोड्यूसर, दुनिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री का प्रोड्यूसर, दुनिया का सबसे बड़ा शुगर एंड शुगर केन का प्रोड्यूसर, दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन का प्रोड्यूसर, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर, और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मीट एंड सी फूड का एक्सपोर्टर। जहां हम अपने लोगों का पेट भरने के लिए दूसरे देशों से जहाज में भर के गेहूं लाते थे, आज हमारे पास में लगभग 20 मिलियन टन सरप्लस है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के बाद में भी देश के किसान के हालात थे। ये जो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं उनकी बात नहीं कर, वो तो मोटिवेटेड फोर्स है। देश में 10 करोड़ किसान है, केवल एक प्रदेश भर के किसान, और वो भी चुनिंदा किसान जो है किसान के नाम पर राजनीति करना, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन निश्चित रूप से किसान दबाव और हिंदुस्तान का ओवर प्रोडक्टिव होना ही उनके सबसे बड़ी संकट है, क्योंकि हमने प्रोडक्शन तो हिंदुस्तान का इतना बढ़ा दिया कि हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हो गए। मुझे याद है जब मैं पिछले सरकार के समय में कृषि मंत्री था, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने एक रोड मैप उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कुछ मार्गदर्शन दिया कि देश को जो है पल्सेस के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना। हमने ड्यूटीज बढ़ाई, देश में 60 लाख टन दाल इंपोर्ट होती थी, अभी जो है वो घट करके 1 लाख टन पे आ गई। हमने एक रोड मैप बनाया, उस रोड मैप पे काम किया, उसका परिणाम। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में कृषि की तरफ देखने का नजरिया था कि हम प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से देखें कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ाए। जब बिगेस्ट रिफॉर्म वाज कि उस नजरिए को बदला, उस पर्सपेक्टिव को बदला, और हमने कहा, मोदी जी ने कहा कि नहीं, देश के किसान की आमदनी की दृष्टि से इसको देखें, आमदनी को कैसे बढ़ाए। और हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहता, मैं पूरे इस विषय पे मैं कुछ घंटों तक बात कर सकता हूं, क्योंकि मेरा प्रिय विषय है। मैंने किसान की तरह काम किया है,
किसान परिवार से आता हूं और दुनिया भर में खेती करने का अनुभव रखता हूं फर्स्ट हैंड। हमने प्रोडक्शन तो बढ़ाया, लेकिन हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी आज भी नेशनल स्टेज पर। हमारा केवल 2% कंट्रीब्यूशन है प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, क्योंकि कभी हमारे यहां था नहीं सरप्लस, इसलिए हमने प्रोसेसिंग की तरफ देखा। हमारी जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हालात क्या है कि हमारा हर साल 90,000 करोड़ रुपए का एग्री प्रोड्यूस प्रॉपर वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है कोल्ड स्टोरेज चेन्स और लॉजिस्टिक्स नहीं होने के कारण से बर्बाद होता है। 90,000 करोड़ रुपीज एवरी ईयर। प्राइम मिनिस्टर एनविसाज आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट उसके लिए, 10,000 करोड़ रुपए और लोकल को ग्लोबल बना सके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसके लिए अनाउंसमेंट, और 4,000 करोड़ रुपए ब्रांडिंग के लिए अनाउंसमेंट। ये जो किया, मैं ये मानता हूं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा जो है देश की ताकत है। और मैं आप सब लोग एंटरप्रेन्योर बैठे, मैं आप सबके सामने एक बात करूं, देखिए आज तक हम खेती किसके लिए करते हैं? अपने देश का पेट भरने के लिए। भारत देश ऐसा देश है, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। हमारे पास में ठंड भी है, हमारे पास में समुद्र का किनारा भी है, हमारे पास में गर्मी भी है, हमारे पास में जो है टेम्परेट वेदर भी है, ऑल सॉर्ट ऑफ टेम्परेट रीजन्स। तो इस ताकत के बल पर हम दुनिया में जो कुछ भी खाया जा सकता है वो हिंदुस्तान में पैदा करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो मैनेजमेंट पढ़े होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट क्यों बना। उन्होंने ईज ऑफ ऑपरेशन, कन्वीनियंस ऑफ ऑपरेशन दिया। जो पुराने जमाने में कंप्यूटर, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, जो पुराने जमाने में कंप्यूटर चलाना सीखे होंगे उन्होंने डॉस कमांड रटे होंगे। जो आपके पीढ़ी के लोग हैं उनको तो डॉस कमांड की जरूरत नहीं पड़ी। आज कंप्यूटर अगर आपके खुद खोल करके चलाना शुरू करें 6 महीने में वो पारंगत हो जाएगा। बच्चे तो आजकल शायद मुझे लगता है मोबाइल जन्मने से पहले सीख करके आते हैं। आईपैड पर पाते हैं, रोटी पाते हुए खाना शुरू करते हैं, आईपैड चलाना पहले सीखते हैं। मोबाइल की ऑपरेशन हमसे ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो है माइक्रोसॉफ्ट इसलिए बना कि उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया। आपको और मुझे क्या आवश्यकता है उसको पहले स्टडी किया, उसके हिसाब से सारा सिस्टम डेवलप किया। एग्रीकल्चर में रिवर्स इंजीनियरिंग करने की जरूरत है कि दुनिया को क्या चाहिए वो हम अपने खेत में उगाएं। मुझे थोड़े दिन पहले, जब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करता था पिछली सरकार में, तब महाराष्ट्र के एक यंग कपल मुझे मिलने के लिए, मेरा क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से नाता रहा है, उन्होंने मुझे आए अपने आपको जिनके माध्यम से आए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ये बच्चा जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में काम करता है, पढ़ाता है, पहले वहीं पढ़ा है, अभी वहां पढ़ा था। उनकी पत्नी जो है वो जयपुर की रहने वाली है और वो डॉक्टर है। दे बोथ डिसाइडेड कि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना। तो उनके पिताजी ने मुझे ये कह करके भेजा था कि कहीं आप ऐसा इनको थोड़ा समझाइएगा, ये पागल हो गए। मैंने उनको कहा ये पागल नहीं हो गए, ये भविष्य जानते हैं देश। तो मेरे पास में आए, मैंने उनसे कहा कि तुम जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है, अगर उसमें जाओगे बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारे पिताजी की बात सर्टिफाई हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कुछ दूसरा प्लान किया। तो मैंने उनसे प्लान डिस्कस किया, कुछ उनको गाइड किया। तब उन्होंने जापान के जो है मार्केट के लिए वेजिटेबल ग्रो करना शुरू किया, हब एंड स्पोक मॉडल पर शुरू किया। आज जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के हल्ला मचा रहे हैं, उनको अगर ये एक कथा सुन लेंगे तो उनको मुझे लगता है कि उनका जो है ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने 250 फार्मर्स को इकट्ठा किया और जापानीज मार्केट के लिए, जापान की रिक्वायरमेंट के लिए वेजिटेबल्स मध्य प्रदेश में उगाना शुरू किया। एवरी डे दे आर सेंडिंग 1 कार्टन एंड दे आर मीटिंग में। हैदराबाद में एक बच्चा है, वो बच्चा एक दिन मुझे, मैं उसके हैदराबाद गया था, मेरा पुराना परिचय परिवार से, तो वो मुझे लेने के लिए आया कि अल्पाहार करने घर जाना ब्रेकफास्ट के लिए। उनके पिताजी ने माताजी ने फोन किया था, वो मुझे लेने के लिए आया। तो वो फेरारी लेकर गया। मैंने उसको कहा, मैं तेरी कोई लॉटरी खुल गई है क्या? तो उसने कहा नहीं। मैं तेरे पिताजी माताजी को जानता हूं, वो तेरे को फेरारी दिलाने वाले नहीं, हालांकि वो अफोर्ड कर सकते हैं पर लेकिन फिर भी नहीं दिलाएंगे। तो उसने कहा नहीं अंकल, मैंने खुद कमा करके करी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या काम करता है? तो उसने कहा मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता हूँ। शॉप। मैंने आज मैंने कहा क्या काम करते हो? कि मैं अश्वगंधा रूट का एक्सट्रैक्ट एक्सपोर्ट करता हूं। तो मैंने कहा कि अश्वगंधा रूट का एक्सपोर्ट का रूट के एक्सट्रैक्ट का दुनिया में क्या मार्केट होगा? तो उसने कहा कि दादा उसका मार्केट जो है
दुनिया के ग्लोबल मार्केट शेयर का 78% मेरा है। तो मैंने कहा कि भैया कोई वहां बाबा रामदेव तो है नहीं जो च्यवनप्राश में मिलाते होंगे, करते क्या है दुनिया में? तो उसने कहा मैं साइंटिफिकली ये एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गया कि इट इज अ नेचुरल स्टिमुलेंट, और मैं 400 करोड़ का एक्सपोर्ट करता हूं, 4000 लोग मेरे लिए उगाते हैं, मैं फेरवरी पे घूमता हूं, मेरा एक भी वेंडर जो है वो 2 व्हीलर में नहीं घूमता, सब 4 व्हीलर में। और मैंने पूछा तुम्हारा क्लाइंट कौन है? तो कोक से लेकर के, पेप्सी से लेकर के, प्रेटेमेंजर से लेकर के पिज्जा हट तक सब उसके क्लाइंट। अब एक्सोटिक पिज्जा अमेरिका में खाओगे ना, उसमें 4 बूंद वो 8 बूंद डाला हुआ होगा, 5-4 बार खाओगे तो आपको लगेगा अरे यार वहां पिज्जा खा के ताजगी आ गई। दिस इज नॉट देयर। 400 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है। आज दुनिया में जो चाइनीज मेडिसिन आ गई जिनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, वो पता नहीं किस किस के नाम पे चाइना की ये बाप के नाखून से बनी हुई और ये इसके खाल से बनी हुई क्या क्या मेडिसिन, चमगादड़ के तेल से बनी हुई क्या क्या मेडिसिन, क्या डू यू नो उसका मार्केट साइज क्या है? उसका मार्केट साइज है दुनिया का 20,000 करोड़ रुपए। इस पैंडेमिक ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी। हल्दी की ताकत पूरा दुनिया जानती है, पूरी दुनिया। क्या हम हल्दी का कर्क्यूमिन निकाल लेंगे? कर्क्यूमिन का कैप्सूल अमेरिका में जो है $1 से $1 से लेकर के $100 तक अलग अलग ब्रांड का बिकता है। और दुनिया की सबसे बेहतर हल्दी कहां पैदा होती है आपको पता? लॉकडाउन मेघालय में चले लॉकडाउन, वहां दुनिया की सबसे बेहतर हल्दी है। हमारी जो हल्दी सामान्य हम काम में लेते हैं इसमें 2% से लेकर 5% तक कर्क्यूमिन कंटेंट होता है, उसमें 12% से लेकर 18% तक कर्क्यूमिन कंटेंट होता है। उसको निकाल करके अगर दुनिया में, और 100% ऑर्गेनिक होती है, उसको निकालने में कोई रॉकेट साइंस है? एक प्रोसेसिंग यूनिट कोई वहां लगा दे, दुनिया बदल जाएगी सर। वहां के आदमी की भी बदल जाएगी और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी नया रास्ता खुल जाएगा। आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए लोग हैं, मैं आपको इसलिए एक थॉट दे रहा हूं। मैं जब त्रिपुरा गया था तब मुझे, मैं मणिपुर गया था तब मुझे वहां फार्मर्स मिले। फार्मर्स ने मुझे कहा कि साहब हम बेस्ट जिंजर उगाते हैं, दुनिया की बेस्ट ऑर्गेनिक जिंजर उगाते हैं, हमारी मार्केट नहीं। और उस समय में, उससे थोड़े दिन पहले मैं जर्मनी में था, मेरी सिस्टर वहां थी, मुझे कुछ गले में खराश थी, तो उन्होंने मुझे 2 एम्प्यूल्स ऑफ जिंजर एक्सट्रैक्ट किया था कि 4 बूंद अपनी कॉफी में, ग्रीन टी में डाल करके रोज पिया। मुझे भी अच्छा लगा। मैंने संयोग कहा कि मेरा वो खत्म हो रही थी बॉटल, छोटे छोटे एम्प्यूल्स थे। मैंने मेरी बेटी से कहा यार मैं अमेजोन पे रिसोर्स करना, कहीं मिल जाएंगे, और कहीं नहीं मिले तो बुआ को कहना वो भेजे। तो मैंने, जब मैं वहां, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि इनको मैं जिंजर वालों को क्या जवाब दूंगा। मैं जब रात में दूसरे दिन घर पहुंचा, मैंने बेटी से पूछा वो एम्प्यूल्स तुमने ऑर्डर किए कि नहीं किए? उसने कहा दादा मुझे मिल तो गए हैं, बट वो तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। वो 6,000 रुपए की एक बॉटल है। कितना? 30 ml। अब मुझे बताओ, दुनिया की बेहतरीन अदरक जहां पैदा होती है, वहां कोई अदरक का एक्सट्रैक्ट निकालना कोई रॉकेट साइंस है? एक इंडस्ट्री वहां लगाते हैं, पूरी दुनिया बदल जाएगी, वहां के लोगों की भी बदल जाएगी, हमारे पास कितनी बड़ी ताकत होगी। मैं त्रिपुरा गया था, त्रिपुरा में विप्लव एग्रीकल्चर में जब मिनिस्टर था, तो वहां चीफ मिनिस्टर मेरे मित्र हैं। मैंने विप्लव जी से कहा, उन्होंने मुझे पाइनएप्पल खिलाया, बहुत टेस्टी। मुझे लगता है कि दुनिया में उससे अच्छा पाइनएप्पल नहीं है। कोई वैरायटी छोटा पाइनएप्पल होता है, अरोमा, टेस्ट एंड कलर, इट्स अनपैरेलल। मैंने पूछा कितने रुपए में बिकता है? उसने कहा हमारा फार्मर 1 और 2 रुपए में एक पाइनएप्पल बेचता है, क्योंकि मार्केट नहीं है। ऐसा मैंने कहा एक काम करो, तुम एक कोऑपरेटिव बनाओ और इस कोऑपरेटिव पे जो है इसको स्केल पर लेके आओ, एग्रीगेट करो। तो उसने कहा कौन खरीदेगा? मैं उसका रास्ता बताऊं। हमने अजय सिंह जी से बात की, स्पाइसर, और अजय सिंह जी ने कहा कि आप 1 कार्गो लोड रोज लेके जा सकते हैं, सीजन में मिडिल ईस्ट के मार्केट में ले जाएंगे। हम आपको 22 रुपए में जो है पाइनएप्पल देंगे, 22 रुपए पर पाइनएप्पल। अब जिस किसान से 1 रुपए में खरीदते थे, वो 2 रुपए में जो किसान बेचता था, उससे 20 रुपए में कोऑपरेटिव खरीदती है। 2 रुपए कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव अर्न करती है, 22 रुपए में जो है अजय सिंह जी को बेच के स्पाइस जेट को देते हैं। स्पाइस जेट ले जाकर के 140 रुपीज पर पाइनएप्पल में दुबई में बेचते हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमको इस ट्रेडिशनल बिजनेस से बाहर निकल करके ग्लोबल मार्केट के लिए सोचना पड़ेगा। ये मैंने आपको एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का कहा है, मैं आपको सारी इंडस्ट्रीज के बारे में ये बता सकता हूं। मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं इंडस्ट्री में भी, बिजनेस में भी, मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन मैंने एक उदाहरण से आपको समझाया कि किस तरह से रिवोल्यूशन हो सकता है। भारत के पास में अभूतपूर्व ताकत,
अभूतपूर्व ताकत है। हमको अपनी क्षमता को पहचान करके ग्लोबल कंपटीशन मार्केट में खड़े होने की आवश्यकता है। Yeah, so this was a penultimate question. The last question is for Mr. Ashish Bhogna, please. मेरा नाम आशीष बोगरा है। Please be precise, sir. आपने कहा आपने जितनी तरीके की जानकारियां हमें दी उसको सुन के मैं स्तब्ध हूँ। बचपन से आज तक मैं मेरी इंप्रेशन थी नेताओं के बारे में आपने आज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो सरकार है इसका काले धन के लिए क्या नजरिया है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं उनको प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जो इंडस्ट्री चलाते हैं, जो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े इंडस्ट्री चलाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान की बड़ी बात नहीं है, चाहे किसी की बात नहीं है। तो सर क्या है कि पिछले 5-6 साल में काफी कड़ाई आई है 2012 के बाद और बहुत कुछ सुधर गया है, लेकिन आज भी उद्योगपतियों को और व्यापारियों को ऐसा लगता है कि वो सरकार कुछ विंडिकेटिव है इस चक्कर में। तो सर जो हुआ सो हुआ, आगे का क्या ऐसा आप करना चाहिए? मुझे लगता है मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए, नेताओं के बारे में मैं धन्यवाद दूंगा कि आपकी राय और नजरिया बदला। अभी मोदी जी की सरकार में पॉलिटिशियन को जितना काम करना पड़ता है, मुझे लगता है आपने से एक भी नहीं करता। मैं साल में 125 बार हवाई जहाज में चढ़ा, साल में 1 लाख किलोमीटर सड़क पर ड्राइव करता हूं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के 20 लाख लोगों के लिए उत्तरदायी हूं, दिन में 4 घंटे सोता हूं और उसके बाद में भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए नेताओं के प्रति देखने का नजरिया शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का कुछ समय में और बदलेगा। और केवल मैं नहीं, मोदी जी की टीम में जो काम करते हैं सभी के ये हालत है। हर एक की आंखें नीचे से सूजी हुई मिली, न वो खुद सोते हैं न हमको सोने देते। पहले ऐसा कह रहे थे कि मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, हम लोग कहते हैं कि मैं सोऊंगा न सोने दूंगा। आपको सुबह 5:30 बजे भी कॉल हो सकती है, रात को 1 बजे भी हो सकती है। लेकिन जो आपने बात कही ब्लैक मनी, देखिए बहुत गहरी जड़ें हैं हिंदुस्तान, और केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में 100 साल के नासूर को इतनी जल्दी समाप्त नहीं किया जा सकता। आपने कहा कि सरकार विंडिकेटिव, मैं ये कहता हूं कि सरकार सपोर्टिव। ईमानदार टैक्स पेयर का सम्मान हो, ये नई परिभाषा माननीय मोदी जी ने प्रारंभ की। अब आपको कोई इनकम टैक्स अधिकारी बुला नहीं सकते, और अब तो ट्राइब्यूनल भी आपका है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को जो है फेसलेस बनाते। कल्पना कर सकता था कि आपके केस का जहां डिसीजन होगा वहां आपकी शक्ल देखने की भी और आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल उलट किया। लेकिन थोड़ा समय इंतजार करिए, निश्चित रूप से हिंदुस्तान जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये जो काला धन और ये जो समस्याएं हैं, यदि हम नहीं चाहें तो ये संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हम ही चाहेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन समाप्त होगा, ये मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं। अब इसमें जो है ये मैं आई लीव इट अपॉन यू कि आप इसको कितनी जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Sir, you covered almost every facet, every aspect of the budget. For the last 70 minutes odd, you could see the entire audience enchanted in listening to the pearls of wisdom that you were deliberating with. We are indeed very, very grateful, sir. It was absolutely amazing deliberation by Honorable Union Minister. May I request Nivedan to please come forward and conclude. 2 मिनट आपका और तब तक मैंने आपसे प्रश्न का जवाब दिया, अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप बंगाल को बदलना चाहते हैं? देखिए, जब भी कभी दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसी सोसाइटी में, किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी देश में, समय की सीमितता है, मुझे भी फ्लाइट पकड़नी है, वरना मैं आपको भगवान राम के काल से लेकर के अब तक हिंदुस्तान में जितने सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुए वो भी बता सकता हूं, जितने सक्सेस जो है फेलियर हुए उनकी भी बात कर सकता हूं। लेकिन सक्सेस और फेलियर दोनों में एक चीज कॉमन है, पूरे इतिहास के जितने ट्रांसफॉर्मेशन हुए
देश में भी और दुनिया में, उसमें एक कॉमन फैक्टर है, वो है कि उस समय की पीढ़ी ने कितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनना स्वीकार किया। देश की आजादी का आंदोलन, बहुत पुरानी बात छोड़ देता हूं, देश की आजादी का आंदोलन 1857 की क्रांति से ऐसा कहते हैं कि शुरू हुआ था। मैं अगर कुछ मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछे तो उससे भी 20 साल पहले शुरू हो गया, लेकिन मोटे तौर पर इतिहास में ऐसा मानते हैं कि 1857 से शुरू हुआ, 1947 में 90 साल में देश आजाद हुआ। अलग अलग लोग इस बंगाल की धरती ने इतने सपूत पैदा किए हैं। आज भी एक बड़े क्रांतिकारी का निर्माण दिवस है, सचिंद्रनाथ सान्याल, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर के और रासबिहारी बोस सबके गुरु थे, जिन्होंने देश में जो है ताकत के बल पर हम देश बदले, देश को आजाद कराएंगे, ये एक सिद्धांत के साथ में अपना जीवन जिया। 2 बार जिन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिनको 2 बार दिया गया, और तीसरी बार के लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद में उनकी मृत्यु हुई। आज उनका निर्माण दिवस है। अनेक लोगों ने, अनेक संस्थाओं ने अनेक जगह पर अपनी अपनी तरह से देश को आजाद कराने के लिए काम किया। 1942 की 9 अगस्त इस देश की आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा दिन, और जिस दिन गांधी जी ने डिक्लेयर किया था, उसके बाद में देश पूरा एक साथ जुड़ा। हिंदुस्तान के आम आदमी ने तय कर लिया कि हिंदुस्तान को हमको आजाद कराना है। 5 साल में देश आजाद। अंग्रेज जैसी महाशक्ति जिसका सूरज नहीं डूबता था, वो उसको छोड़ करके जाना पड़ा। इधर जब सामान्य मानवी तय कर लेता है कि मुझे परिवर्तन करना है। भगवान राम जब लड़ने गए तो उनके साथ में यूएस नेवी गई थी या जो है ब्रिटिश आर्मी ने, वानर, भालू, बरूद, उनका जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनको खड़ा कर दिया, और उन्होंने ये तय कर दिया कि मुझे बदलना है। तब रावण को समझ की सत्ता को समाप्त कर दिया। मैं आज आपसे कह रहा हूं, हमारा देश ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। जब देश ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरता है, जो देश का जितना बड़ा व्यक्ति है वो उतना ही ज्यादा जिम्मेदार होता है। द पीपल आई एम टॉकिंग टू आर नॉट इंडिविजुअल्स, दे आर इंस्टीट्यूशंस। आप लोग सब जो है इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है। एक एक आदमी 2-2, 5-5, 10-10 हजार लोगों को मोटिवेट करने की ताकत रखता है। मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं करता कि आप आइए हमारी तरह सड़क पर आकर संघर्ष करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से संघर्ष करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं का जीव जो है वो, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, उनको जेलों में ठूंस दिया गया, उनकी यातनाएं सही गई। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं से आपको मिलवा सकता हूं जिनके पीठ पर परमानेंट निशान बन गए लाठियों के। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया, हजारों महिलाओं का अपमान किया गया, असम्मान किया गया, लेकिन फिर भी झुके, झंडा लेकर के खड़े, क्योंकि उन्हें देश बदलना। क्या हमारी जिम्मेदारी? इस बंगाल की बदलने की जिम्मेदारी आप सब लोगों की उससे भी ज्यादा पड़ेगी। मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं करता कि आप सड़क पर आकर के संघर्ष करें, लेकिन क्या हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते? क्या मैं आपसे कंट्रीब्यूट, कुछ लोग सत्ते में आ गए कि कहीं मैं भी आपको कहूंगा कि डोनेशन दें। मैं डोनेशन नहीं मांग रहा हूं, मैं आपका समय चाहता हूं, और बिल्कुल अपरोक्ष रूप से आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को इसके लिए दे देना शुरू कर दें। सब मैं 1 घंटे भाषण करता हूं, उसका जितना इम्पैक्ट नहीं होता जितना आप आपके आरडब्ल्यूएस जो भी आपकी सोसाइटी होगी, रेजिडेंशियल सोसाइटी जहां आप रहते होंगे, वहां सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हुए गार्डन में, वहां 10 लोगों के बीच में अगर ये बात आप इतनी सी कहते हैं कि अब की बार तो बंगाल मुझे लगता है कि बदल रहा है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। लिफ्ट में उतरते हुए भी अगर आप 5 लोगों के सामने अगर किसी पे को ये कहते हैं कि अब की बार बदलाव हो जाएगा, तो बदलाव होने के 5 लोग नए तैयार होते हैं। आप दिन में 10 वेंडर्स से बात करते होंगे, 10 लोगों से, अपने सप्लायर से बात करते होंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते होंगे, आपकी इंडस्ट्री के, आपके रॉ मटेरियल सप्लायर से, या आपके जो है जो आपका प्रोड्यूस एंड मार्केट को लेके जाता है उससे बात करते होंगे। स्वाभाविक रूप से अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करते होंगे। उससे बातचीत में एक बातचीत के बीच में एक बात छोड़ दीजिए कि यार तुमको क्या समाचार है भाई, मुझे तो लग रहा है कि बंगाल में परिवर्तन होगा, कोई वेंडेटा नहीं होगा और बंगाल बदल जाएगा। देखिए, एवरीबडी विल हैव टू जॉइन इस ट्रांसफॉर्मेशन के पहिए की गति को बढ़ाने के लिए, और ट्रांसफॉर्मेशन की गति अगर बढ़ेगी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अवश्य संभावी है। मैं कहता हूं इनएविटेबल है, कोई हालत में कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन क्या हम अपने आप पे गर्व कर सकेंगे कि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा हैं? मैं एक छोटी सी बात सुना करके अपनी बात खत्म करता हूं। एक कल्पना लोक में ले जाना चाहता हूं आपको कि जो है भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है,
क्रिकेट का सबसे इंटरेस्टिंग मैच वही होता है, और वर्ल्ड कप का मैच है और उसका भी फाइनल। और उस फाइनल मैच में भारत को 300 रन का टारगेट दिया है पहले बैटिंग करके पाकिस्तान, और भारत के 8 विकेट गिर रहे हैं, आखिरी बॉल रहा है और जो है 9 रन बनाने बाकी। कल में भी आखिरी ओवर है, 4 गेंदें बची है, 9 रन बनाने बाकी। क्रीज पर जो है स्ट्राइकिंग एंड पर कोई टेलेंडर बेचारा नाइट वॉचमैन जैसा आखिरी बल्लेबाज आकर के खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ विराट कोहली साहब दूसरी नॉन प्लेइंग एंड पर खड़े। धक धक विराट कोहली साहब का भी दिल धड़क रहा है और जो स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा है उसका भी धड़क। बॉल फेंकी जाए, जो स्टेडियम में लोग बैठे होंगे बहुत तेज से हुक कर रहे होंगे, बॉल जब फेंकी जाए तो शांति हो जाएगी। बॉलर ने पूरी तेजी से ताकत से बॉल फेंकी, जो स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा था उस बेचारे की आंखें बंद हो गई, बॉल जो है ऑफ साइड से निकली या ऑन साइड से निकली ये भी पता नहीं लगा। अब 3 बॉल बची, हालात क्या होंगे स्टेडियम? सब चुप हो। घर में जो मैच देख रहे होंगे वो भी सब शांति से बैठे देख रहे होंगे। विराट कोहली साहब ने बीच क्रीज में आकर के उसको बताया, भैया देखो तुरंत से ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी बार आंख मीच करके बल्ला घुमा देना, कहीं ना कहीं तो टच हो जाएगा। उसने जो है कैप्टन की बात को माना, आंख मीच करके अगली बॉल पे बल्ला घुमाया, कहीं कॉर्नर पड़ी, दौड़ना शुरू किया, आंख मीच करके दौड़ा, पहुंच गया 1 रन में। अब 2 गेंदें बची और अभी भी 8 रन बनने वाले। बॉल आई, विराट कोहली साहब ने बॉल को स्क्वायर ड्राइव किया, 4 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन के पार हो गई। अब जो है कुल मिलाकर 4 रन बचे और हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला हो गया। उस समय क्या हालात हुए? आजकल कैमरे बहुत अच्छे हो गए हैं, स्टाम्प्स पे जो कैमरा लगा हुआ उसमें विराट कोहली की धड़कन जो है जो अंदर टीवी में सुन रही। स्टेडियम में जो बैठे होंगे वो शायद सब लोग ऐसे बैठे होंगे, और जो घर में बैठे होंगे माता जी पकौड़ा तल करके लाए होंगे, पकौड़ा हाथ में होगा तो मुंह में नहीं ले रहे होंगे कि कहीं गर्मी से आंख बंद होगी तब तक बॉल हो जाएगी। सब चुपचाप बैठे होंगे, कुछ हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे, कुछ दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे होंगे, और आखिरी बॉल फेंकी जाए, विराट कोहली हुक करें और बॉल से 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार चले जाए, हिंदुस्तान जीत जाए, तो क्या माहौल होगा? पूरे हिंदुस्तान में खुशी का माहौल होगा, स्टेडियम में जबरदस्त रोआर होगी। उस समय में हिंदुत्व है एक प्रश्न उठेगा कि सबसे ज्यादा गर्व करने का अधिकारी कौन है? निश्चित रूप से वो होगा कि आप ये कहेंगे, विराट कोहली कहेगा कि मैंने छक्का मारा, आखिरी 8 रन मैंने बनाए, 10 रन तब हिंदुस्तान जीता। तो वो सिंगल वाला कहेगा कि भैया मैंने उधर भेजा था तब गए थे, नहीं तो बाहर खड़े रहे। कुछ बॉलर इकट्ठे हो जाएंगे, वो कहेंगे कि हमने पहले विकेट लिए थे तब हुआ था। कोई फील्डर कहेगा कि मैंने कैच नहीं पकड़ा होता तो 4 रन एक्स्ट्रा बन जाते थे, तुम तो हारे थे। सब अपने अपने लोग। कोई बेचारा नॉन प्लेइंग जो प्लेयर होगा, जो टीम में फर्स्ट 11 में नहीं था, वो कहेगा कि जब विराट कोहली को तेरे पसीना आ रहा था ना और प्यास से गला सूख रहा था, मैं पानी लेकर के आया था, टॉवल पकड़ा था, इसलिए साले कि तूने रन बनाया, नहीं तो वो भी नहीं था। जो स्टेडियम में बैठे होंगे वो कहेंगे कि हमने वोटिंग किया था इसलिए मैच जीत गया। कोई कहेगा मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा था इसलिए जीत गया। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये घटना सुबह अखबार में पढ़ी होगी, कुछ शायद ऐसे भी होंगे अभागे जिनको पता भी नहीं चला कि हिंदुस्तान जीत गया। मैं आपको कहता हूं कि देश कर देगा। आप अपने आप को कहां प्लेस करना चाहते हैं? विराट कोहली की जगह नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रखना चाहते हैं और या टॉवल लाने वाले की जगह रखना चाहते हैं, या अपने आप को जो है हनुमान चालीसा पढ़ने वाले की जगह रखना चाहते हैं, वोटिंग करने वाले की जगह रखना चाहते हैं, या ऐसे लोगों में रखना चाहते हैं जिनको पता भी नहीं लगा कि देश बदलेगा? क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को ये मौका नहीं देना चाहते कि वो आप पे गर्व कर सकें कि हमारे बुजुर्गों ने इस बंगाल को बदला था, उसके कारण से देश बदला था और उसके कारण से जो है आज हम इस मुकाम पर खड़े। मैं प्रश्न आपका थैंक यू। Yeah, that was a spectacular example. Friends, all good things have to come to an end. We have more sessions in our chamber with your permission, sir. Nivedan, please come forward and do the form. He is better. Many of the मेरे रोज काम पड़ता है, बहुत सारे पत्रकारों से ठीक है, इनके लिए एक पिछले 1-1.5 घंटे को शब्दों में व्यक्त करना जरा कठिन है। अद्भुत अनुभव रहा और आईसीबीआई की तरफ से माननीय मंत्री जी का हम सब बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि लघु समय में उन्होंने अल्पकाल में मोदी सरकार की सारी योजनाओं सफलताओं की चर्चा की। सबका बहुत धन्यवाद और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार आए सामने आए।